बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनके तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब, जो कि HOD हिस्ट्री डिपार्टमेंट BZU से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी ख़याम अकबर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्स एम्बेसडर स्पेन रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज हम जो टॉपिक है, एक तो हिस्ट्री के हवाले से जानेंगे। इस टाइम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका कितना इंटरेस्ट जो है वो शो करते हैं कि वो हिस्ट्री में आ रहे हैं, और कौन से ऐसे जो तलबा हैं जो हिस्ट्री में जाकर अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं और इसको लेकर कितनी नॉलेज रखते हैं। इस हवाले से सर से जानेंगे तारीख़ की कितनी अहमियत है हमारे इसमें। वैसे तो हम देखते हैं कि तारीख़ को इतना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन सिर्फ सुनने की हद तक। लेकिन इसमें हवाले से इनसे भी जानेंगे आगे इसका क्या स्कोप हो सकता है, और सर से जानेंगे इनकी जर्नी के हवाले से। एम्बेसडर रह चुके हैं तो ये किस तरह अपना काम करते रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी, थोड़ी मुल्की सियासी सूरत हाल से भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपके हवाले से जानेंगे ना, आप इस टाइम काम कर रहे हैं, तुलबा को कैसे देखते हैं कि उनका कितना इंटरेस्ट है हिस्ट्री को लेकर? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम सवाल आपने किया। अभी ख़याम साहब के साथ हम यही बात कर रहे थे कि तारीख़ एक बुनियादी सब्जेक्ट है, बिल्कुल, बल्कि मैं कहता हूँ बुनियादी मेथड है जो इंसानी अमल में और माशरों में कंटिन्यूटी, तसलसल की निशानदेही करता है। तारीख़ का मतलब ये नहीं है कि जो माजी में हो गया वो माजी का हिस्सा है, बल्कि वो हमारे हाल का हिस्सा है। और हम आज जहाँ बैठे हैं, ये जो माजी में जो कुछ हुआ हमारे साथ शामिल है, वो पीछे नहीं रह गया, बल्कि एक तसलसल है और एक एक्यूमुलेशन है तहजीब की, इल्म की, इवन शख्सियत की। बेहतरीन मिसाल ये है कि हम बचपन से जो चीज़ें सीखने लगते हैं वो आज हमारे वजूद का हिस्सा हैं। यही तारीख़ का मकाम है माशरों में। तारीख़ जो है वो एक ऐसा अमल है जो हमारे हाल की तामीर करता है, और ये जो तामीर है ये हमें बताती है कि मुस्तकबिल में इसका इस्तेमाल क्या होगा। तो माजी, हाल और मुस्तकबिल एक तसलसल में तारीख़ में इकट्ठे होते हैं। इसी तरह से ये एक मेथड है जो हमें बताता है कि मसाइल कैसे चलते हैं, उनके हल क्या पॉसिबल रहे हैं और कि मुस्तकबिल में क्या हो सकते हैं। हिस्टोरिकल मेथड के बगैर कोई चीज़ समझ में नहीं आ सकती, कोई भी चीज़, मतलब कुछ भी हमने तारीख को लाजमी आप अपने माइंड में रखते हैं। उसकी जब तक हमें कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगी, उसकी फ्यूचर प्लानिंग हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बुनियादी अहमियत है। अच्छा, इसी तरह से तारीख यादाश्त है। एक माशरा जब अपनी यादाश्त खो दे तो वो कैसा होगा। तहजीब अपनी यादाश्त खो दे, उन्होंने जो कुछ माजी में सीखा है अगर उसको भूल जाए हम। एक सादा सी मिसाल है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, हमने अल्फ़ाबेट कब सीखे थे? दूसरी चौथी जमात में, ऐसे ही या आप यूँ समझ लें कि 2-4 साल की उम्र में। लेकिन अगर आज वो अल्फ़ाबेट हमें भूल जाए तो हम कोई भी किताब नहीं पढ़ सकते, ऐसे कोई चीज़ नहीं स्टडी कर सकते। इसी तरह जो कुछ हम सीखते जाते हैं वो हमारे वजूद का हिस्सा होता है। तो ये बुनियादी अहमियत है। इस अहमियत के साथ एक तारीखदान जो है वो इंसानी माशरे के हर शोबे में कामयाब होता है। या यूँ कहें कि हर शोबे के माहिर के पास जब तक उसकी तारीख का तस्वुर नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता। ये दोनों पहलू मौजूद हैं। खुशकिस्मती या बदकिस्मती दोनों में से जो मुनासिब समझे कह लें कि हमारे पास ये शोर ख़त्म हो रहा है। शोर ख़त्म होने की मैं जब वजूहत देखता तो हमें एक दो बुनियादी बातें लगती हैं। मसला एक ये कि हमने तारीख की बजाय, उसके इर्तिका की बजाय, हमने तारीख के कुछ टुकड़ों को अपने लिए ऐसा आइडियलाइज़ किया है कि उनके बाद की कोई भी तफहीम हमें फ़हम में शामिल नहीं होती। यानी टुकड़े हमने लिए, तसलसल को नहीं लिया। लिहाजा हम जब माजी में जाते हैं तो हम माजी में चले जाते हैं, उसके तसलसल का हिस्सा नहीं बनते। बिल्कुल ऐसे है। लिहाजा हम एक नामुकम्मल शख्सियत के तौर पर उभरते हैं। वो जो हमने आइडियलाइज़ किए हैं
वो आइडियलाइज भी हम इस तरह करते हैं कि हम उसको आज भी उस पे, हम अपने हाल पे भी उसी को लागू करना चाहते हैं, लागू कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। समटाइम वो हमारे असर रखती है ना, असर रखती हैं, वो हमारी मेमोरी में शामिल है। हम अपनी याददाश्त को रिन्यू नहीं कर रहे, बल्कि वही बातें बार बार रिपीट करके हम आगे जाने के बजाय वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो तारीख का ऐसा जो तस्वुर है जो हमें माजी के एक हिस्से तक महदूद करता है, वो भी हमारी बदकिस्मती है। हमें इर्तिका का तस्वुर अपनाना चाहिए। तारीख इर्तिका का नाम है। जब तक ये तस्वुर नहीं आएगा हम अमली ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। बस ये भी आपसे जानते हैं सर से, सर आपकी जो लाइफ रही, आपकी जो जर्नी है, उसके हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, पहले आगाज़ तो ये है कि मैं मुल्तान से मैं बिलोंग करता हूँ। इनफैक्ट मेरे पहले 17-18 साल अंदरून बूढ़ दरवाजे में गुजरे, फिर गुलगश्त, लेकिन मैं फिर पढ़ाई के लिए लाहौर चला गया था। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में रहा, इंजीनियरिंग प्रोफेशन में रहा। फिर मैंने CSS किया। वो CSS क्यों किया कि मेरे वालिद जो एक लॉयर थे यहाँ पे, उनसे मेरा वादा था कि मैंने CSS करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने CSS किया मुझे फॉरेन सर्विस मिली, जो मेरी चॉइस की सर्विस थी। उसके बाद अगले 3 दहाइयों से ज़्यादा फिर खाना बदोशी ही रही। खाना बदोशी में फ्रांस मेरा मैं 2-3 दफ़ा फ्रांस में पोस्टेड रहा। उसके अलावा यूरोप में मैं जर्मनी में पोस्ट रहा। आखिरी मेरी पोस्टिंग स्पेन और अंदोरा थी। लेकिन मिडल ईस्ट में भी मैं टूनीज़िया, ग्रेटर मिडल ईस्ट में टूनीज़िया, सऊदी अरेबिया में 4 साल में रहा, ओमान में रहा। सो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिहाज से भी। माशाल्लाह जो आप गेन करते हैं, अगर आप पॉजिटिवली, अगर आप दूसरे कल्चर्स को स्टडी करने की कोशिश करें तो उसमें बड़ी ही अहम वो है। यहाँ मैं एक बात फिर मैं वापस जाने की कोशिश करूँगा। जब मैं बोर्ड दरवाजे से मैं एक बात करने की कोशिश करूँगा कि मेरी फूफी जो थी वो मुल्तान की पहली खातून, मुस्लिम खातून थी जिन्होंने BA किया था वे बैक इन 1947। उस वक्त एमरसन कॉलेज जो अब वुमेन यूनिवर्सिटी वाली जगह है, उस वक्त गर्ल्स कॉलेज नहीं था। तो मेरे दादा उनके साथ रोज़ाना जाया करते थे और दोपहर तक वो फिर बाहर बैठा करते थे। एंड देन यू यूज्ड टू ब्रिंग हर बैक। और ना सिर्फ उन्होंने वो किया, और मिसेस AR नवाज़ मुल्तान के लिहाज से एजुकेशन के फील्ड में बड़ी मशहूर खातून थी। आई मीन शी इज़ एक्सपायर्ड लॉन्ग टाइम बैक। तो घराना भी इल्मी घराना था, अदब, शेर, वालिद, वालदा, ये सब लोग थे। मैं सबसे बेअदब हूँ उनमें और कम इल्म हूँ। लेकिन अल्लाह ने एक और तरीके से मौका दिया कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। सिफारतकारी एक चैलेंजिंग जॉब है, और पर्टिकुलरली पिछले अगर हम देखें पिछले 25-30 साल पाकिस्तान डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरा है। हमारा इंटरनेशनली इमेज बहुत मुतासिर हुआ है। कुछ हमारी अपनी वजूहात हैं, कुछ हमारे इर्द गिर्द रीजन की जो एक्टिविटीज़ रही हैं उनकी वजह से हमारे पे इम्पैक्ट आया है। तो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन मुल्क को रिप्रेजेंट करना एक बहुत ही अहम चीज़ है। और अल्लाह के बड़ी बात होती है, आप अपने मुल्क जी हाँ, आपके लिए ये सब्ज झंडा, आपका सफ़ेद सब्ज परचम जो है वो आपके लिए बाहर के मुल्क में आपके लिए इतनी बड़ी पहचान है। बिल्कुल ऐसे ही। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेहनत कर रहे हैं, और महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी सफारतकार इंटरनेशनली हमेशा आला सफारतकारों में कंसिडर किए जाते हैं। कई दफ़ा कहा जाता है कि खारजा पॉलिसी नाकाम हो रही है, वो हो रही है। उसकी एक कुछ वजूहात ये भी हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी रिफ्लेक्शन होती है आपके अंदरूनी जो सूरत हाल है, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इम्पैक्ट करती है आपकी आवाज़ पर, आपकी वेटेज पर इंटरनेशनली। अगर आप एक मजबूत मुल्क हैं, स्टेबल मुल्क है, तो आपकी आवाज़ में वेट जो है, क्योंकि एक सफारतकार का बेसिकली जो वेपन है कि वो कहा जाता है कि वो डिप्लोमेट्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ क्या है डिफेंस इंटरनेशनली अपना इस वॉर में।
हमारा वेपन क्या था? हमारे पास वेपन हमारे वर्ड्स थे, और उन वर्ड्स को वजन मिलता है, उस वेपन को फोर्स मिलती है, स्ट्रेंथन वही होगी जब आपका अपना मुल्क स्ट्रांग हो रहा होगा। मुश्किल हालात हैं, लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान इन द कमिंग ईयर्स वील मैनेज टू इससे गुजर जाएंगे, और हम लोग अपने मुल्क को इंटरनेशनली वो मकाम दे सकेंगे जो कि हमारी मतलब हमारे एक है सही मानों में होना चाहिए। सही मायनों में हम उसको बयान भी कर सकते हैं और उसको। अच्छा, पाकिस्तान का जाहिर सी बात है जब भी नाम लिया जाता है, अक्सर हम बाहर भी जाएं तो जाहिर सी बात है हम बड़े प्राउडली अपने पाकिस्तान का रखते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, करंट सिचुएशन की वजह से हमारा बड़ा एक बैड इमेज भी गया, कुछ सियासत की वजह से भी चीज़ें हमारी बिखरी गई हैं। अच्छा, जब तक आप काम कर रहे थे, आप जितने मुल्कों के साथ रहे, क्या समझते हैं उनकी क्या राय थी, आपकी जो एक्टिविटीज़ वहाँ रहीं, आपने किस तरह काम किया, थोड़ा ये भी बताइएगा। चलिए, मैं दो एक वाक़यात से इसको वो करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ समझ लीजिए कि पिछले 30-35 साल में हमारा जो हमसाया मुल्क है उसको, चूँकि वो चाइना के मुकाबले में एक काउंटर वेट के तौर पे आगे लेके आ रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का फोकस उन पे ज़्यादा रहा है। हम उनके अलायद हैं, वेस्ट के रहे हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं, हमारे इकोनॉमिक कमर्शियल रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि इस वक्त उनका फोकस साथ वाले मुल्क पे है जी। लेकिन पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, 24-25 करोड़ की आबादी है, वी आर इन न्यूक्लियर पावर, वी हैव हैड प्लेड इंटरनेशनली, हमने बेतहाशा मकामात पे, यूनाइटेड नेशंस में, पीस कीपिंग के एफर्ट्स में हमने बहुत जगहों पे पाकिस्तान ने बहुत आला रोल प्ले किया है। मैं दो चीज़ों की तरफ इशारा करूँगा। फैटफ जो हमारे पिछले कुछ साल हमारे बड़ी मुश्किल में गुजरे, ये फैटफ की वजह से हम ग्रे लिस्ट में आ गए। तो जिस मुल्क में मैं सफ़ीर था, स्पेन में, हमने वहाँ पे पूरी कोशिश की कि स्पेनिश गवर्नमेंट को इस मामले पे, क्योंकि भारत की कोशिश थी कि हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, हमने उनको न्यूट्रलाइज़ किया। डिप्लोमेसी का एक अहम एलिमेंट ये होता है कि आप उनके डिसीजंस को या उनकी पोजीशंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हमने उनको न्यूट्रलाइज़ किया, और ना सिर्फ न्यूट्रलाइज़ किया बल्कि उन्होंने सपोर्ट किया हमारी पोजीशंस को कि प्रोग्रेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फाइनली ओवर द ईयर्स मेहनत के बाद निकला। दूसरा एक बड़ा एलिमेंट यह है कि एक सिफारतकार के लिए पाकिस्तान एम्बेसी में बाहर जो लोग हैं, हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ काम कर रहे हैं, खुसूसन गल्फ में मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज काम कर रहे हैं। मैं सऊदी अरब में था, वहाँ पे उस वक्त 20 लाख थे, अब 24-25 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं। तो उनके मुख्तलिफ वसाइल होते थे। अब सऊदी, अच्छा, हमारी बदकिस्मती ये भी है कि हमारे कुछ काफ़ी सारे हमारे साथी एजेंटों के थ्रू मुख्तलिफ तरीक़ों से ऐसे तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो इर्रेगुलर होते हैं या इलीगल होते हैं। सऊदी ने क़वानीन अपने तब्दील कर दिए। उन क़वानीन तब्दील करने से रातों, ये 2013 की बात है, 12-13 की, रातों रात तकरीबन 10-10.5 लाख पाकिस्तानी इरेगुलराइज हो गया, क्योंकि उनके वीज़े किसी और काम के थे, काम वो कोई और कर रहे थे, वो किसी कफील के साथ थे लेकिन काम किसी और कफील से कर रहे थे। हम लोगों ने, एंड आई हैड ए वंडरफुल एम्बेसडर उस वक्त नईम खान, बहुत हम लोगों ने मिल के एक मेहनत की, और किंग अब्दुल्ला तक हमने अपना पेपर पहुंचाया, उन तक बात पहुंचाई कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप इनको नहीं करेंगे तो ये 10-12 लाख पाकिस्तानी वापस जाएंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन स्टेप्स को लेने की ज़रूरत है जो आप कानून बना रहे हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह दे एग्री टू अस, और हम अबाउट 90% हमारे जो सजेशंस थी वो उस कानून पे हुआ, और हमें कुछ 6 महीने 8 महीने का मौका मिल गया। हमने उसमें लाखों की तादाद में बंदों की
रेगुलराइज कराए, बेशुमार के पास पासपोर्ट्स नहीं थे, एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स थे, कफीलों ने रखे हुए थे, वो देते नहीं थे। हाँ। तो भी अच्छा, ये बड़ा मसला था वैसे कफीलों का, ये कि वो पासपोर्ट नहीं देते। हाँ। वो आप हमारा दोस्त मुल्क है सऊदी अरब, लेकिन फैक्ट रिमेन्स के एक्सप्लॉयटेशन दुनिया भर में होती है। वी मैनेज 6-8 महीने में हमने कोई 9.5 लाख पाकिस्तानी रेगुलराइज कराए। सही। और जो नहीं हुए वो लोग थे जो खुद नहीं, वो कई लोग ऐसे भी थे कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हम तो रह रहे हैं। लेकिन सऊदीज ने बाद में टफ टाइम दिया उन कुछ लोगों को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी दे रहे हैं। अभी भी बहुत टफ टाइम अनफॉर्चुनेटली लेकिन ये गल्फ में सिचुएशंस हैं, बड़े प्रॉब्लम हैं। ये यूरोप में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। आपके बेशुमार पाकिस्तानी इरेगुलरली वहाँ पहुँचते हैं। यही तो मसला भी सर, ये कुछ इस तरह की हरकत की वजह से भी हमारे पाकिस्तान का नाम जो है ना वो बड़ा लोगों ने, मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बड़ी हमारी यहाँ पे हमारी जो कानून नाफिज करने वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल ऐसे है। मैं कैसे एयरपोर्ट से क्रॉस हो जाता हूँ, मैं कैसे बॉर्डर क्रॉस कर जाता हूँ। अभी देखें सर, कितने लोग तो जब इलीगल जा रहे होते हैं, अभी हमने कितने वाकयात देखे, कुछ लोग जो हैं उन बेचारों को कैद कर लिया जाता है, कुछ का पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों की, अब जिस तरह वो कश्ती वाला जो है यूनान वाला वो सीन हुआ, मतलब इतने सारे बहुत सारे वाकयात हैं जिनके ऊपर अभी बदकिस्मती से लोग जा रहे हैं। और फिर अच्छा, इतना कुछ होने के बाद भी जाहिर सी बात है यहाँ पर जिस तरह के हमारे हालात हैं, बस लोग चाहते हैं किसी तरीके से बाहर चले जाएं, बाहर शिफ्ट हो जाएं और हमारी जिंदगी बड़ी आसान। अनफॉर्चुनेटली ये लोगों की सोच है। अब अच्छा, फिर कुछ लोग सोशल प्रेशर्स भी हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर यूरोप का हिसाब बताऊं आपको, हमारे 4-5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुजरात, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, इसके लगभग, जहां से बहुत पाकिस्तानी गए हैं। वहां सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर बहुत बेतहाशा के भाई फलाने का बच्चा चला गया, क्यों घर बैठा है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे है। और इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। तुर्की में आपको ये जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोग हैं, ह्यूमन स्मगलर्स, वो आपने जैसे बताया कि वो उनको वहीं पकड़ लेते हैं, मजीद पैसा मांगते हैं। ऐसे ही है, मतलब कितने लोगों के बड़े मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, फिर हुकूमत भी, फिर जाहिर सी बात है जब इतनी तमाम चीज़ें हो रही हों तो कहीं ना कहीं फिर हुकूमत के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात खड़ी बेतहाशा होती है। मेरा एक ज़ाती इसमें ओपिनियन है। मैं समझता हूँ हम लोग बड़े खुश होते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं और रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। ठीक है, हम ये 30-31 बिलियन डॉलर की पर हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक लिहाज से ये फरार है सच्चाई से बिल्कुल ऐसे। हमने आसानी अपने लिए कर ली कि बजाय यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करने के, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करने के लिए हमने कहा वहाँ जा रहे हैं, आसानी से फेंक दो। तो ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारी पॉलिसीज का, कोई भी गवर्नमेंट आए, मैं मिन जुमला सबका ये एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी पॉइंट बन जाता है कि बाहर बंदे पे। फिर आप वो आवाज़ लगाते हैं, आज तो 9 लाख चला गया, 8 लाख चला गया। इन फैक्ट कसूर कुछ अपना ही है। बिल्कुल सर, मजीद भी आपसे जानेंगे सर, तारीख को लेकर हम समझते हैं उसका अपना एक मुकाम भी है। अभी भी हम हिस्ट्री को बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, अच्छा किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे भी चले जाएं तो आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है वो वही उसी चीज़ को जो है वो सोच रहा होता है, इमेजिन कर रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ। बदकिस्मती है हमारी, तो तारीख को उस तरीके से ज़िंदा रखा नहीं जा रहा कि हमारे प्लेसेस भी जो हैं वो आप देख लें, किला द्रावड़ चले जाएं हम लोग, वहाँ देखें तो हमारी तारीख जो है वो उस तरीके से ऐसे बिखरी हुई नज़र आती है आपको। उसको, उस मुकाम को यूटिलाइज नहीं किया गया या उसको महफूज कर लिया जाता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि तारीख का बुनियादी मकसद या हासिल वो 2 चीज़ें हैं। एक को हम हेरिटेज कहते हैं और दूसरे को कल्चर कहते हैं। कल्चर और हेरिटेज तारीख का हासिल है, जो हज़ारों सालों की अचीवमेंट्स है इंसानों की, वो हमारी हैबिट्स में शामिल होती हैं तो वो कल्चर बन जाता है। और जब वो एक ऐसे इदारों की शक्ल इख्तियार करती है जो लिविंग हो जाते हैं तो वो हेरिटेज की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। बुनियादी सवाल ये है कि जब हम तारीख का शोर नहीं रखते तो हेरिटेज का शोर कैसे आएगा? आपने बड़ी अच्छी बात की, इमेजिनेशन होती है।
लेकिन मुझे बताएं, हम इमेजिनेशन वाली कौम है? नहीं है। ये एक अलमिया है कि हम लिटरेचर भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, तारीख भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, और थॉट्स भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। इमेजिनेशन हमारी कौन सी होती है? हमारी इमेजिनेशन है कि मरने के बाद हमें क्या मिलेगा, जिंदगी का हासिल क्या है, इसका हमारी इमेजिनेशन में तस्वुर नहीं है। पहली बात ये कॉन्शियसनेस कौम बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारी एक तारीख है और हमारा हेरिटेज। जो तारीख हमें पढ़ाई गई एज तारीख के तालिब इल्म के, मुझे तनकीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं खुद भी वही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर क्या हमने ये तस्वुर डेवलप किया है कि हमारी तारीख है? हमने ये तस्वुर डेवलप नहीं किया। हमारी तारीख का तस्वुर क्या है? हमारी तारीख का तस्वुर ये है कि एज इम्पीरियलिस्ट हम हैं, और जो इम्पीरियल सेंटर हमारा है वो हमारी हिस्ट्री है। वो दमिश्क हो, वो बगदाद हो, वो दिल्ली हो। पाकिस्तान कहाँ है ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। अच्छा, इसी तरह मॉडर्निटी का तस्वर हमारे पास क्या है? मॉडर्निटी का तस्वर हमारे पास ये है कि हम जो है वो पेरिस जाएं, हम जाएं न्यूयॉर्क जाएं, हम लंदन जाएं। मॉडर्निटी का कोई तस्वर कि हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया। हमारी हिस्ट्री हमें कुछ नहीं बता रही। वजह ये कि हमने हिस्ट्री को सर्च किया ही नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं ये क्या एक खुश्क सा सब्जेक्ट है या बोरिंग है। अच्छा, क्या करेंगे इसमें तारीख में हम पढ़ के आगे क्या कर लेंगे? इस पे मजीद हम बात करते हैं नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम बात कर रहे थे तारीख को लेकर के लोग इसको उस तरीके से जो है वो सीरियस नहीं लेते। अच्छा, कोई बहुत ऑप्शन में इसको ले लेंगे कि ऑप्शनल ठीक है, एक सब्जेक्ट आपने चूज कर। उसकी बुनियादी वजह ये है, मैं जहाँ तक समझती हूँ, कि जो हिस्ट्री हमारे निसाबों में पढ़ाई गई है उसमें मकामियत नहीं है। मकामियत ना होने की वजह से लोगों का तस्वुर हिस्ट्री के साथ ये नहीं कि ये हमारी हिस्ट्री है, बल्कि एक एग्जॉटिसिटी का तस्वुर है। एग्जॉटिसिटी से मेरी मुराद है कि उनके ख्याल में जो हिस्ट्री है ये हमारे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री है कौन सी? ये नहीं कहते कि हमने प्रिजर्व नहीं की, ये नहीं कहते कि हमने अपनी हिस्ट्री जो है उसको बनाया नहीं है, हमने उसको लिखा नहीं, बल्कि वो कहते हैं हमारी हिस्ट्री है ही नहीं। ये एक अजीब नफ्सियाती बीमारी है। आप ये देखें, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे मॉडल कौन से हैं, कि वो सारे मॉडल वो है जो हमारे पास नहीं है। हमारी फिजिकल जो बाउंड्रीज हैं उनसे भी बाहर है। अच्छा, इसी तरह जब हम अपने कोई हिस्ट्री की किताबें लिखते हैं तो वो फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं, वो वाक़यात कम है। ये एक और मसला है कि हम सिर्फ पीरों फ़कीरों के किस्से लिखेंगे, जो एक्चुअल वाक़यात है वो नहीं लिखेंगे। लिहाजा लोगों के पास ये सेंस नहीं है कि ये हमारी हिस्ट्री है। हमारी हिस्ट्री के लिए मैंने कई फोरम्स में बात की कि लोकल हिस्ट्री लिखना शुरू करें, ताकि लोगों को एहसास हो कि ये मुल्क भी हमारा है, ये इलाका भी हमारा है, ये शहर भी हमारा है, और हमारी एक रिवायत है, हमारा एक कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, मुल्तान को हम देखें बहुत तारीख, जैसे अभी सर हम ब्रेक में भी बात करें, तारीख के लिहाज से बहुत पुराना शहर है। अच्छा, इस शहर में क्या क्या है, इसमें कितनी हिस्ट्री छुपी हुई है? अच्छा, शायद हम भी यहाँ पर रहकर हमें भी उस हर कदम पे हिस्ट्री। हाँ, तो हमें भी नहीं आइडिया होगा। अच्छा, चंद हमने एक मज़ारात को देख लिया या हमने चंद जगहों को देख लिया, बस हमने उसी तक महदूद है, उससे आगे हम बढ़े नहीं। अगर हम अंदरून की तरफ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो ईसाइयत से पहले की दुनिया है, ईसाइयत ऑलमोस्ट 4वीं सदी ईस्वी से प्रमोट हुई है। इससे पहले ईसाइयत बड़ा मजहब नहीं था। ईसाइयत से पहले की जो दुनिया है वो सूरज परस्ती की दुनिया है। रोमन एम्पायर भी सूरज परस्त, पर्शियन एम्पायर भी सूरज परस्त, और साउथ एशिया भी सूरज परस्ती पे है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा सेंटर दुनिया का मुल्तान है। अच्छा, मुल्तान की ये जो हिस्टोरिकल सेंट्रलिटी है, ये हमारे किसी जगह पे हम इसको हाईलाइट नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, ये सेंट्रलिटी बताए दुनिया को कि अब दुनिया के सारे मज़ाहब का मुकद्दस शहर, वो सामी मज़ाहब का तो यरूशलेम था, लेकिन जो है सूरज परस्त थे उनका मुकद्दस शहर मुल्तान। अच्छा, ये एक मजहबी। अच्छा, आप देखें कि पारसियों का मुकद्दस शहर था। मुल्तान में पारसी बहुत अरसे तक आबाद रहे। सही। उसकी वजह यही थी कि उनके लिए यहाँ रहना भी तकद्दुस था। जैसे आज हम ये ख्वाहिश करते कि हम मक्का मदीना जाए, तो उनके नज़दीक मुकद्दस शहर मुल्तान था। अच्छा, मुल्तान के जितने पुराने नाम हैं
वो सब का मानी सूरज और रोशनी और आग की से। अच्छा, सही। जितने पुराने नाम, मैंने एक लिस्ट बनाई। मुल्तान से पहले भी पुराने, मुल्तान से पहले जितने पुराने नाम है मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई, 10-12 नामों की। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? मैं चाहूंगी वो भी हमें। मसलन अस्प स्थान। अच्छा, ठीक है। अस्थान, अस्थान, मलिया। अच्छा, ठीक है। इस तरह के वो लिस्ट अगर मेरे ध्यान में इस वक्त नहीं है। चंद आ गए, चलो ठीक ठीक। भाई रियली सरप्राइज्ड कि ये सारे सूरज के साथ क्यों अटैच। और एंड में नाम जो आया वो मुल्तान आया। मुल्तान है। सही। अच्छा, वो मुझे फिर ये समझ आई कि दैट वाज द सेंटर ऑफ द सन वर्शिप, और ये पूरी दुनिया के लिए मुकद्दस था। सही। और इसकी दूसरी मिसाल भी आपको मिलेगी कि जो मुल्तान की डेमोग्राफी है, अगर लोगों की शक्लें, लोगों की आदतें, लोगों के रस्म रिवाज वो आप अलग-अलग शनाख्त करना शुरू करें तो दुनिया की हर कौम की आदत, मिजाज, लहजा मिल जाएगा। वो आपको यही मिलेगा। मुल्तानी लैंग्वेज की ये खसूसियत ऐसे नहीं है, हिस्टोरिकल है कि दुनिया की हर जुबान का लहजा मुल्तानी लोग बोल सकते हैं ओरिजिनल में। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक अमेलगमेशन ऑफ कल्चर और अमेलगमेशन ऑफ लैंग्वेज जारी रहा है, जिसकी वजह से ये एक ऐसा मल्टी कल्चरल। मैं हैरान होता हूँ कि मुल्तान की जब हिस्ट्री लिखते हैं तो मुल्तान की हिस्ट्री में ट्राइबलिज्म नहीं है। हाँ। ये एक इतना बड़ा एलिमेंट है जो हमें बताते हैं कि बेसिकली ये ट्राइबल सिटी नहीं है, ये एक अर्बनाइज सिटी है और दुनिया भर के लोगों के लिए मुकाबले। बिल्कुल ऐसे ही अभी भी आप देख लें हर तरह की जुबान बोलने वाले। अच्छा, आप डिफरेंट मज़ाहिब के भी लोग यहाँ पर हैं। तो अच्छा, अगर हम मुल्तान की हिस्ट्री को, पाकिस्तान की हिस्ट्री की ये बेसिक खसूसियत, अगर हम इसको अपने निसाब का हिस्सा बनाएं, इसको अपने जो हमारे इदारे कल्चरल हैं, सैर सियाहत के हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो वो इन चीज़ों को हाईलाइट करे, तो यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। और इसके सिर्फ टूरिस्ट नहीं बल्कि एक आपकी वेनेरेशन डेवलप होती है, एक तकद्दुस डेवलप होता है, लोगों के पास आपके ये एहसास डेवलप होता है कि दे आर सिविलाइज्ड पीपल। ये सिर्फ आप टेररिज्म और उस वाले नहीं है बल्कि ये दुनिया की कदीम तहजीब है। अच्छा, कितने लोग यहाँ से होके गए हैं जब भी उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, तो उन्होंने जब भी जिक्र किया तो पाकिस्तान का हमेशा अच्छे और मैं कहती हूँ एहतराम वाले अल्फाज। तो ये एक अच्छी बात जाती है कि लोग पहले तो वहाँ बैठ के कुछ और सोच रहे होते हैं, जब वो आते हैं तो जिस तरह से यहाँ से मेहमान नवाजी की जाती है और लोग जितना उनको पसंद करते हैं या उनको गाइड करते हैं तो वो फिर अपने लफ्जों में उनको बयान करते हैं। बिल्कुल। तो हिस्ट्री तभी जिंदा रहती है जब हम खुद इसमें अपना हिस्सा शामिल करेंगे। हिस्ट्री को जिंदा रखना है और लोगों को ये एहसास दिलाना है कि वो जिंदा तहजीब है, तो मकामी तारीख लिखनी पड़ेगी। मकामी तारीख लिखे बगैर, लोगों को ये एहसास दिलाए बगैर कि वो एक तहजीब के नुमाइंदे, वो तहजीब के वारिस हैं, उनके पास एक सकाफती विरसा है और उस विरसे को उन्होंने आगे ले जाना है। विरसे को आगे ले जाने का मतलब नहीं होता कि उसी चीज़ को ले जाना, बल्कि उसमें इर्तिका का पहलू शामिल करके उसमें इजाफा करना, उसमें दुनिया के दूसरे जो सिविलाइज्ड एलिमेंट है वो शामिल करके नई शक्लें देनी है और इस तरह से हमने दुनिया को कुछ नया देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, हिस्ट्री की बातें तो जाहिर सी बात है, अच्छा क्योंकि इंटरेस्टिंग होती जाती हैं आप जितना उसमें बातें हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि हमारी कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज होनी चाहिए और वक्त के साथ, ताकि हमारा पाकिस्तान जो है ना मुल्क वो तरक्की की तरफ जा सके और आसानियाँ हो सकें जिस तरह हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, ताकि हमारे बाहर के जितने भी ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे और बेहतर हो सके? बुनियादी तौर पे आप देखें पाकिस्तान में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इसको तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकें। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम हालांकि हमने खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया, बदकिस्मती से उसमें कचोके लगते रहे, अल्टीमेटली आई मीन अब पता नहीं 22-23 कितनी अमेंडमेंट्स हो गई हैं, बट एनीवे पाकिस्तान इज़ अ न्यू नेशन। 1947 से पहले पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था दुनिया की तारीख में नहीं। तो हम एक नई नेशन है जो अभी हम इवॉल्व हो रहे हैं और 70-75 साल किसी भी कौम की एवोल्यूशन में बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है, हम इवॉल्व हो रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जमहूरी मुल्क है, ये इस्लामी जमहूरी मुल्क है, सो हमारी एक कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं उसमें शनाख्त है और हमने अपना फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी दे दिया। तो वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हमने अपने पॉलिटिकल एलिमेंट्स, अपनी जो हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है
उसको सस्टेन करना है और उसको हमने सॉलिडिफाई करना है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपके मुल्क में मईशत नो डाउट अप्स एंड डाउन्स, आप मुतवातिर बूम और बस्ट की सिचुएशन में रहते हैं। नतीजा क्या होता है कि आप हर कुछ अरसे के बाद कभी दोस्तों के पास भाग रहे होते हैं, कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास भाग रहे होते हैं और वो आपको अपने टर्म्स पे आपके फिर वो डिक्टेट करते हैं। हाँ। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट गरीब है। एक तो वेस्टेज काफ़ी है, जो आपका ऑलरेडी रेवेन्यू आप कमा भी रहे हो उसका वेस्टेज बहुत है। मुख्तलिफ ऐसे एरियाज़ पे लगता है, ऐसे कामों पे लगता है जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बजट हुआ है वो लगा रहे हैं। लेकिन आपके मुल्क में छोटा सा तबका है जो टैक्स पेइंग तबका है। आपके पास बेशुमार और सेक्टर्स मौजूद हैं जिनको टैक्स करना है। आपने ये बेसिक फिस्कल रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स करनी है। आपने बिजनेस को आसान करना है। मुझे एक कंपनी खोलने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। मैं दुनिया में डेवलप कंट्रीज को छोड़ दें, मैं डेवलपिंग कंट्रीज की भी बात कर रहा हूँ। 2 से 5 दिन के अंदर आप अपना कारोबार खड़े कर देते हैं और उसके बाद आपको गवर्नमेंट्स फैसिलिटेट करती हैं। यहाँ पे आप खोल दें। मैंने कंपनी खोली, अभी पहला दिन था, बंदे आ गए कि जी हम होते मतलब जो बोर्ड लगाए थे, हाँ। उनके उसके ऊपर कोई टैक्स होता है, हाँ जी। तो ये जनाब आपने अपना जो है कागज़ नवंबर से शुरू किया हुआ है। हमने देखा था कि नवंबर से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा नवंबर से तो यहाँ पे मैं फर्नीचर बनवा रहा हूँ। तो इसके क्या कह, उन्होंने कहा जी इतने होंगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे, अगर वरना आप जाके फलानी जगह पे इतने कर दें। नाउ दिस इज अनदर एलिमेंट जो करप्शन का है, बिकॉज आपके पास रेगुलेशन कोई नहीं है। गवर्नमेंट्स के अपनी जो रेगुलेटरी फंक्शनरीज हैं, हाँ। वो खुद दूसरों को राहें दिखा रहे हो। हाँ सर, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी सर, वहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ, तो हमें ये रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल सॉलिडिफिकेशन, पॉलिटिकल जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से चलना, प्लस आपने अपनी इकोनॉमी के सिलसिले में जो रिफॉर्म्स हैं, ये क्या वजह है कि आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है। हाँ, इसकी एक वजह ये भी है कि आप मैन्युफैक्चर कम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में उसका शेयर है वो कम हुआ है ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, जो एक अनफॉर्चुनेट बात है। दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, हमने सर्विस सेक्टर को डेवलप करें, लेकिन आपका एग्रीकल्चरल कंट्री है, आपके पास ज़्यादातर आपकी जो टेक्नोलॉजी, आप जो अपनी फसल उगाने के तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं वो सदियों पुराने हैं। नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपके अपने जो इस शोबे में काम करने वाले साइंसदान हैं उन्होंने डेवलप भी की हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजीज़ कमर्शलाइज होना या वो टेक्नोलॉजीज़ काश्तकार तक पहुंचाने के लिए भी उनके पास वसाइल शायद नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ टू फैसिलिटेट समहाउ, बैंक्स हैव टू फैसिलिटेट समहाउ। इसी तरह ही होता है ना। हम चाइना कोई, उन्होंने घर बैठे तो कुछ नहीं शुरू किया था, उन्होंने फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट ने कि एक्सपोर्ट प्रमोशन बेहतर किया उन्होंने अपनी। अब आप दुनिया भर में मतलब वो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे ही है। और हम लोगों के ये एलिमेंट्स हमें संभालने होंगे। इसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो बात वो स्टडीज़ के पॉइंट्स हैं, चूँकि प्रोफेसर आप भी साथ हैं, हमने मॉडर्न जो कोर्स सिलेबाई हैं उनको इंट्रोड्यूस तेज़ी से करना होगा, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में वो हो रही हैं, उन चीज़ों को भी शामिल करके लाना है, ताकि आपके पास ऐसे स्किल पैदा हो सके, ऐसा जवान पैदा हो सके जो कि फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरह डेवलप। आई मीन इट्स ए कंबाइंड थिंग। एक एलिमेंट जिसकी तरफ मैं और इशारा करना चाहूँगा वो है लोकल गवर्नमेंट। दुनिया में कोई मुल्क उस तरह तरक्की नहीं करता जब तक कि लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स स्ट्रॉन्ग ना हो। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे क्या है,
एक आता है वो एक तरीकाकार निज़ाम देता है, दूसरा आता है वो उसको तब्दील लेता है, और ज़्यादातर टाइम आपका इस 75-76 सालों में ज़्यादातर टाइम आपका ब्यूरोक्रेट जो है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपकी लोकल गवर्नमेंट चला रही है। दे हैव अदर प्रायोरिटीज, दे हैव अदर थिंग्स टू फोकस ऑन। वजीर आला 4 दफ़ा चक्कर लगाएगा, फलाना 10 दफ़ा आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है या प्रेसिडेंट आ रहा है, उसके पीछे वो सड़कों को सफा करने के उनके पास ही काम टाइम नहीं है। मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। लेकिन लोकल गवर्नमेंट जब तक नहीं आएगी, और मैं एग्जांपल फ्रांस की देता हूँ, ये और कोई बहुत लंबा बात नहीं है, प्रेसिडेंट मित्रा का 1980s में प्रॉपर फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स आई, और मैंने आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया फ्रांस में रहने का। इलाके, गांव, पेरी अर्बन एरियाज, ये सारे जो इस तरह डेवलप होते गए हैं सिर्फ इस वजह से कि एक प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। सही है, ये मतलब जाहिर सी बात है, जब तक हम अपनी चीज़ों को खुद नहीं बेहतर करेंगे, किसी और ने तो आकर नहीं करना। हाँ, ये चीज़ है। अच्छा सर, जाहिर सी बात है, जिस तरह आपका एक एक्सपीरियंस रहा और आपने काम किया, मुश्किलात भी बहुत आई होंगी। बेहतर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट वेल। सही है, आपने उसको बेहतर से किया। अभी आप जो है किस तरह देखते हैं, हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे, आपने CSS भी किया, तो आपके नहीं माइंड में यार मुझे ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए, या मुझे किस तरह हम आपने अच्छा, इस पर इधर आपने चूज किया? वो जो मैंने पहले बताया था कि मेरे वालिद से मेरा वादा था। वालिद मुझे हमेशा या तो वो मुझे डिप्टी कमिश्नर देखते थे या वो मुझे सफीर देखते थे। एंड आई वाज वेल सेट इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उस फील्ड में आई वाज डूइंग फाइन। लेकिन वालिद से वादा था, और मैं हर दफ़ा मुल्तान जब आता था तो वालिद पूछते थे कि यार क्या प्रोग्राम है तेरा। तो वो मैंने एग्ज़ाम दिया। उस साल DMG होती थी, जब पास कहलाती है, DMG की सीट्स बहुत कम हो गई थी। तो मैं कोई 2-4 पोजीशन से मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हाइंडसाइट में आप बात करते हैं, अल्लाह ने ये बहुत बेहतर किया इन द सेंस के दरमियान DMG के बड़े टफ टाइम आया, पर्टिकुलरली जब ये मुशर्रफ का पीरियड था। DC शिप तो कहीं चली गई, डिप्टी कमिश्नर फिर DCOs हो गए, ये वो वगैरह वगैरह। बट मुझे जो मुझे और मेरी फैमिली को फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंसेस इंटरनेशनली हुए, बाहर के कल्चर्स को समझने के लिए, बाहर आप एक्सप्लोर करते हैं, बाहर जाते हैं, फिर आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपको बहुत मौके मिलते हैं। और मतलब मेरी वाइफ मेरे से ज़्यादा बड़ी डिप्लोमेट थी, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे नहीं करती थी, लेकिन बिकॉज शी वाज द वन, जो घर पे हमारे डिनर्स होते थे जिसमें हम गैर मुल्कियों को बुलाते थे, वो उसकी मेहनत थी। जिस तरह वो खाने होते थे या डिज़ाइन होते, मैं तो ऑफिस से उठ के आके ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि अभी चमचा अच्छा हिला दिया वो, लेकिन उसने मैंने हम लोगों ने, मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। हमारे एक लैंग्वेज सीखनी होती है, तो मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। फ्रेंच मुश्किल है या आसान? फ्रेंच इज बड़ी फैसिनेटिंग लैंग्वेज है। मुश्किल है, मुश्किल है क्योंकि मुश्किल वो जालिमों ने खुद बता दी है लेकिन इट्स सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और आप उसको जब आपने वो कर लिया, बल्कि मैं अभी भी या थैंक्स टू ये जो नई इनोवेशंस हो गई हैं, तो एक डियोलिंगो ऐप है, उस पर मैं अपनी फ्रेंच को और अपनी अरबिक को बेहतर करता रहता हूँ। सही। मैंने मतलब फ्रेंच भी सीखी, मैं फ्रांस में जाके पढ़ा भी, बाद में वहाँ पे यूनिवर्सिटी में 1 साल के लिए स्पेनिश सीखी, अरबिक में थोड़ा बहुत मुझे वो है, और हिंदी स्क्रिप्ट जो है वो भी मैंने अपने तौर पे सीखा, बिकॉज एक डिप्लोमेट के लिए ये तमाम चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट। मैं ओमान में था, वहाँ पे इंडियन मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स आते थे, मैंने कहा कि यार क्या लिखा हुआ है इसके अंदर सही। हम वो हिंदी जो वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स हैं उनको भी तो समझने की कोशिश करें। तो लकीली आई वेंट थ्रू, हो गया। मेरी बेटी ने शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, जर्मन फ्लुएंटली, स्पेनिश फ्लुएंटली। फिर वो पढ़ने के लिए उसमें मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर है, और फिर रोबोटिक्स में उसका मास्टर्स है।
तो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उसने मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का कैंपस है मलेशिया में, तो वहाँ पे उसने मले भी थोड़ी बहुत गेट वेट कर ली। सही। सो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कमाल के मिलते हैं, आपके नेगेटिव्स भी आपको मिलते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, और बड़ा शुरू में मिल गए। मैं जब ज़बान सीखने गया वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज, तो विशी एक शहर है बहुत छोटा सा, तारीखी शहर है सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो कैपिटल भी जो जर्मन सपोर्टिंग गवर्नमेंट थी फ्रांस की उसको है। वहाँ पे मेरे घर से मैं निकलता था अपने स्कूल जाने के लिए, तो एक खातून बैठी होती बूढ़ी औरत, वो खिड़की में वो मुझे देखती थी तो मुझे कुछ उस पर चीखती थी। मुझे फ्रांसीसी आती नहीं थी कि भाई ये क्या होता, तो मैं हंसता हुआ हाथ हिला के आगे बढ़ जाता, वो और चीखती थी। कुछ 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ, तो एक रोज़ मैं जब जा रहा था तो मेरा मालिक मकान भी पीछे से आ रहा था, तो उसने मुझे सुना तो उसने उस खातून को रोका और फिर मुझे कहता है अंग्रेज़ी में कि कोई नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। खैर मैं चला गया। फिर फ्रांसीसी जब मुझे समझ आनी शुरू हुई तो फिर मुझे उसकी ज़बान के लफ्ज़ समझ आने शुरू हुए। वो बेसिकली मुझे अल्जेरियन समझती थी। अच्छा। और फ्रांस और अल्जेरिया की तारीखी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कुछ उसका शौहर, उसका बेटा उस अल्जेरियन वॉर में मतलब वो मर गए। तो वो मुझे वो समझती थी और मुझे इसलिए गालियाँ देती थी, वो कहती थी कि मुल्क से बाहर जाओ। ठीक है, बट इट वॉज गुड। आई मीन बाद में वो मैं जब ज़बान सीख लिया तो मैं उसको बताने लगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कौन हूँ, फिर वो थोड़े बहुत वो करती रही। बट दिस इज हाउ द थिंग्स डेवलप। यहाँ होना चाहिए हमारे पाकिस्तान में भी ये लैंग्वेजेस के हवाले से भी, जिस तरह तारीख की हम बात कर रहे हैं उसी तरह जुबानों का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जुबान है। अच्छा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, एक तो तारीख के हवाले से लोगों को पता होना चाहिए, आपके जितने हमारे नौजवान हैं उनको इस तरफ जो है किस तरह ला सकते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, इस हवाले से भी बताइएगा कि हमारे जो इदारे हैं या हमारे टीचर्स हैं वो किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि हमारा बगान शनाख्त का है। अगर हम अपने तालिब इल्मों को पहली बात ये बताएं कि हमारे शनाख्त के बगान को हल करने के लिए तारीख बुनियादी टूल है जहाँ से हम इब्तिदा कर सकते हैं। दो नौजवानों को दो चीज़ें चाहिए, एक आइडेंटिटी चाहिए और एक एतमाद चाहिए। देन दे कैन डू एनीथिंग। शनाख्त और एतमाद, ये दो चीज़ें मिलकर एक शख्सियत की तामीर करती। अच्छा, इस शनाख्त और एतमाद के दोनों मसाइल को तारीख हल करती है। तारीख सिर्फ प्रोफेशन के तौर पे नहीं, शख्सियत के तौर पे। पहली बात तो हमें ये समझ आनी चाहिए कि हमें तारीख को शख्सियत की तामीर के टूल के तौर पे समझना है, पढ़ना है। दूसरा पहलू ये है कि इस बुनियादी कंसेप्ट से आगे निकलकर कितने लोग उसको प्रोफेशन के तौर पे अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन प्रोफेशन से पहले हमें बुनियादी एलिमेंट पे ज़्यादा तवज्जो देनी है कि शनाख्त और एतमाद का टूल तारीख है। जब तक ये बुनियादी टूल तालिब इल्मों की, हमारी नई जनरेशन की समझ में नहीं आएगा, उस वक्त तक उनकी शनाख्त का मम्मा भी मौजूद रहेगा और उनमें एतमाद भी डेवलप नहीं होगा। ये जो हम बात करें ना कि बाहर जाते हैं लोग, तो ये दोनों, एक उन्हें ये एतमाद नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, और दूसरे एक यहाँ पे हमने रहना क्यों। ये हम बात करते हैं कि जी 70% 80% हमारे यंगस्टर्स जो हैं या हमारे नौजवान हैं वो बाहर चले गए, तो ये दोनों की कमी है। एक इस एतमाद की कि हम यहाँ रह के कुछ कर सकते हैं, हम में कुछ है। ये जगह का मसला नहीं, हमारा मसला है। हम जहाँ पे होंगे हमें कामयाब होना है। खुद एतमादी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा प्रोफेशन कहा जाता है। प्रोफेशन के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मसला ये कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कन्फेस करता हूँ कि हमारे तालिब में वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में हिस्ट्री के डिपार्टमेंट ताकतवर है और एम्प्लॉयमेंट का बड़ा टूल है। बड़ा टूल के मुराद है, मसला मैं UCL में गया तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 80 टीचर थे, जिनमें से 28 फुल प्रोफेसर थे, और उनके साथ 80 टीचर के साथ 80 टीचिंग असिस्टेंट थे। सही। यानी 160 की फैकल्टी, और स्टूडेंट उनके पास थे 400 स्टूडेंट के लिए 160 की फैकल्टी। सही। That was their concern। यही बात है ना कि हमारे इदारों को यहाँ पे बड़ा मजबूत होना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतर हो सकती है। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने। एक कमेंट और मैं कर दूं? जी जी बोले। आप हैरान होंगे, हम लोकल हिस्ट्री की बात कर रहे थे।
मैं लंदन में था तो मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाता था, मैं घूमता भी था, हिस्ट्री भी देखता था उनकी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि लंदन शहर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से 40 यूनिवर्सिटीज़ लंदन की हिस्ट्री पे पीएचडी कराती हैं। अच्छा, सिर्फ लंदन शहर की हिस्ट्री। ये है उनकी ओनरशिप। बिल्कुल, लिहाजा वो उससे फिर वो अपना मुस्तकबिल तामीर करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमारे शो का हिस्सा। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। मियाँ मोहम्मद रज़ाक आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सियासी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही उम्मीदवार भी हैं जी PP 216 से MP के लिए इलेक्शन जो कैंपेन इनकी जारी भी है, इस हवाले से भी जानेंगे। मुस्लिम लीग नून जो है इस टाइम उनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इनकी अपनी कैंपेन के हवाले से भी इनसे जानेंगे। थोड़ी सियासत की भी बातें होंगी। अभी थोड़ा सा आपकी सियासत की जर्नी रही है, उस हवाले से जानते हैं कि सियासत में कैसे आना हुआ आपका। भाई यही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे वो सियासत में आए तो मैं पहले दिन से मियाँ नवाज शरीफ को बतौर सियासी लीडर लाइक करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। सही। तो उन्हीं को देखते हुए ना तो मियाँ नवाज शरीफ के साथ शाना बशाना हम शुरू दिन से चले। फिर वो मियाँ साहब फिर CM बने तो उस वक्त बतौर लेबर लीडर रोज़ घी मिल हमारी थी, तो उसमें मेरी मुलाजमत थी और वहाँ CBA का मैं अहदेदार भी था। तो मैंने मियाँ साहब को इनवाइट भी किया था और उन्हें हमने वो लेबर कॉलोनी बनाई थी, तो उसके जो है ना कुरानदाजी के लिए लेबर्स को प्लाट तकसीम करने थे। तो मियाँ साहब तशरीफ़ लाए थे तो हमने काफ़ी सारे प्लाट जो है ना वो मज़दूरों को दिए थे। अच्छा, आप क्या समझ, शुरू से ही मुस्लिम लीग नून के साथ ही अभी तक आपका सफ़र उन्हीं के साथ जारी है? सारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझे कि हम पैदाइशी मुस्लिम लीग की हैं। सही है। अच्छा, अभी हम देखते हैं, जाहिर सी बात है, जैसे मुस्लिम लीग नून के हवाले से अभी करंट सियासी सूरत हाल जो हमारी चल रही है, उसको देखते हुए आपकी क्या राय है? नहीं, ये क्योंकि अभी लास्ट में जब मियाँ साहब 21 तारीख को लाहौर आए हैं तो मुल्तान से और पूरे पंजाब और पाकिस्तान से इतनी दुनिया थी मीनार पाकिस्तान में कि वहाँ अंदर दाखिल होना और लाहौर में दाखिल होना ही मुश्किल हो गया था। इतनी गाड़ियाँ, इतनी लोगों की चाहत, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही चाहता था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएँ, क्योंकि आवाम के मसाइल का जो है ना वो समझते हैं मसीहा वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद जो है वो तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी? इंशाल्लाह। सिर्फ हम नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के आने के बाद और कौम के तावन से जैसे वो इलेक्शन जीतेंगे, इंशाल्लाह वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे और जो हमारी कौम के मसाइल हैं मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हल करेंगे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें तो उस तरह से अब जिस तरह पहले एक मुकाम रखती थी ये पार्टी, और जिस तरह यहाँ के वर्कर्स थे या जो लोग काम कर रहे थे उनकी बड़ी एफिलेशन थी मुस्लिम लीग नून के साथ। अभी हम देखते हैं कि जब PTI आई और उसका एक बड़ा यूँ समझ लें कि यहाँ पर उसने बड़ा अपना एक जगह भी बनाई, बहुत लोग आज भी PTI को बहुत सपोर्ट करते हैं। आप नहीं समझते मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो कम हुआ है? असल में ये है कि हमारे जो मुस्लिम लीग के वर्कर वाली आप बात नहीं की, वर्कर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो चाहे यूँ समझें कि 40 साल से या 38 साल मियाँ साहब के साथ है तो वो मियाँ साहब के साथ ही हैं, लेकिन वो लामहला उनकी एज बढ़ गई, वो सीनियर हो चुके हैं हम समेत। तो लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ को किसी वर्कर ने भी नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि फिर ये जो पार्टी दूसरी जो PTI का अपना कह रही हैं, तो ये एक वक्ती तौर पे ऐसा हुआ था, लेकिन लोग समझ गए कि उन्होंने कोई चीज़ डिलीवर नहीं की। जितनी भी आप तरक्की देखें, सड़कें देखें, पुल देखें, एजुकेशन की तरफ देखें। के साथ हमने हमेशा जब भी नून लीग के साथ बात की ना, उन्होंने यही बात की, सड़कें देख लें या हम बात कर लें कि इस टाइम हमारे हाईवे पे या रोड्स हैं, इनसे बढ़कर भी कुछ था जो डिलीवर करना चाहिए था। जैसे आज हम बात करते हैं महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपके जो पिछली
हुकूमत रही, उन्होंने जिस तरह महंगाई का एकदम तूफान बर्पा किया, उसमें एक आम बंदे के लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अभी आप बिजली के बिलों में देख लें, अच्छा एक इजाफा हुआ, फिर उसके साथ साथ पेट्रोल महंगा हुआ, फिर पेट्रोल अभी थोड़ा सा ही आपने जो है हमेशा हमने देखा कि एकदम से 23 रुपये, कभी 28 रुपये, कभी 30 रुपये इजाफा हो रहा है। पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता करके या डीजल थोड़ा सा सस्ता करके हम ये नहीं कह सकते कि जी महंगाई कंट्रोल हो गई है, लेकिन ओवरऑल जैसे अब ये गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, ये तमाम चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। हॉस्पिटल्स हम देख लें, हमारे जो प्रोजेक्ट थे, या हम हेल्थ की तरफ देखते हैं, एजुकेशन की तरफ देखते हैं, आप एक 3.5 साल को ज़रा साइड पे रख दें कि हम कहेंगे जी पीटीआई ने क्या किया और क्या नहीं किया। हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि जब आपकी हुकूमत रही तो आप लोगों ने क्या डिलीवर किया। लोगों को सड़कों से कोई लेना देना, ठीक है वो आपकी एक ज़रूरियात है, बट ज़्यादा लोगों की जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही हैं, खाना पीना आपका, आपकी एजुकेशन, आपका इलाज, ये तमाम चीज़ें उसमें आती हैं। इनमें तो कहीं रिलीफ नज़र ना आया। असल में ये है कि ये जो हमारा जो पीरियड है ना 3-3.5 साल का, इसने हमें बड़ा डिस्टर्ब किया है। इसमें जो हमने बैरूनी कर्जे लिए हैं वो आपने कर्जे तो सर बहुत टाइम से चल रहे हैं ना, IMF के कर्जे तो बहुत टाइम से चल रहे हैं। सुन लेना मैडम, उसमें ये है कि आपने हेल्थ की बात की, तो हेल्थ की तरफ भी जब ये CM थे शहबाज शरीफ साहब, तो मैं भी क्योंकि शोस्कोटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड में 2 दफ़ा उसमें डायरेक्टर रहा हूँ, तो हमने उसी बेस पे, क्योंकि वो जो अदारा है उसमें हमने बेहतरी लाने की कोशिश की, नए हॉस्पिटल भी उसमें हमने बनाए हैं, जिसमें हमने मुजफ्फरगढ़ जंग रोड के ऊपर भी 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। इसी तरह हमने मांगा मंडी लाहौर में भी 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। और उसमें जो जब डेंगू आया ना, तो हमारा लाहौर का जो हॉस्पिटल था ना शोस्कोटी का, तो उसे डेंगू के लिए ही डिक्लेयर किया, और मियाँ शहबाज शरीफ ने उसमें रात दिन जो है ना वो काम किया, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान से ये तमाम खुदा न खास्ता जिसको डेंगू का मर्ज लाक हो जाता था तो वहाँ फ्री ऑफ कास्ट इलाज करते थे। लेकिन सर सिर्फ एक लाहौर को तो नहीं ना लेना था, ओवरऑल तमाम हम पाकिस्तान की बात करें, अभी जाके हम ये देखते हैं जनूबी पंजाब को थोड़ी सी यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, लेकिन हम अगर निश्तर की बात कर लें, निश्तर है हमारा एक वो ऐसा हॉस्पिटल है जिसपे बहुत ज़्यादा बर्डन है। आज भी हम देखते हैं तो एक जो है बेड पे आपको 4-4 पेशेंट नज़र आएंगे, 3-3 4-4 पे एमरजेंसी की सूरत हाल। सिर्फ एक ही हॉस्पिटल तो नहीं ना चाहिए था हमें, बाकी जो दीगर हैं वहाँ पर भी हमें हॉस्पिटल की जो है वो चाहिए थी, फैसिलिटी चाहिए थी। फिर हम लोगों को यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से बड़े स्कूल्स और अपनी तमाम चीज़ों को भी देखना था। सिर्फ हम कहें कि सिर्फ लाहौर को ही देखना था या उसी पर ही जस्ट फोकस करना था, वो तो नहीं था ना। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की तमाम बात नहीं, क्योंकि आप हेल्थ की तरफ ही आ जाए ना, तो ये मियाँ शहबाज शरीफ हॉस्पिटल और इसके साथ अब निश्तर 2 बन गया है। फिर एजुकेशन की तरफ आए, नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ ख़वातीन यूनिवर्सिटी, फिर इसी तरह दूसरे यूनिवर्सिटी, यानी एजुकेशन की तरफ भी मियाँ साहबान ने फोकस किया हुआ था कि एजुकेशन भी जनूबी पंजाब में। आपने लाहौर की बात की, लाहौर ठीक है, लेकिन उसके साथ लाहौर को बहुत मैं वही आपको बताऊं कि हमने लाहौर के साथ साथ मैंने आपको मुजफ्फरगढ़ का भी बताया हॉस्पिटल का, वो जंग रोड पे, वो जनूबी पंजाब में ही है। सेम 150 बेड का वहाँ हॉस्पिटल है और सेम 150 बेड का इक्वल फैसिलिटीज हैं वो मुल्तान, यूँ समझे जनूबी पंजाब के मुजफ्फरगढ़ में है। 150 तो बेड अब आप देख लेना कि अब हमारी जिस तरह आबादी बढ़ गई है, हमारे उसी तरह से हमारी चीज़ें भी तो देखें ना किस तरह। यहाँ से आप देख लें डायलिसिस के लिए भी आपके मुल्तान में जो हॉस्पिटल बना है, तो ये भी तो उन्हीं की काविश है ना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ की। अच्छा, अभी इलेक्शंस के हवाले से भी आपसे बात कर लेते हैं। इलेक्शंस की जो है वो डेट भी बता दी गई है, तो किस तरह कैंपेन स्टार्ट? इलेक्शन की डेट जो अनाउंस हुई है ये 8 तारीख जो अनाउंस की है, तो उसके मुताबिक क्योंकि पार्टी ने अब टिकटों के लिए दरख्वास्तें मांगी हैं, तो 10 तारीख फाइनल है, तो 10 तक हम टिकटें अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद अपने हलके में, क्योंकि अरसा दराज से हम तो चल रहे हैं, हमारी तो यहाँ पे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी भी है, अंसारी बिरादरी, और उन अंसारी बिरादरी में यूँ समझे कि 80% लोग जो है ना मुस्लिम लीग नून से ही रिलेटेड है, मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करते हैं, और नवाज शरीफ को वो समझते हैं कि वो उनका मसीहा है जो ना सिर्फ हमारे मुल्तान, पंजाब, पूरे पाकिस्तान के मसाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ये महंगाई को भी इंशाअल्लाह, क्योंकि नवाज शरीफ का पिछला दौर है, अगर उससे मुआजना करें तो आज का जो दौर है इसमें कोई शक नहीं महंगाई है,
लेकिन उसमें अगर ये मुसलसल से हमारी गवर्नमेंट चलने दी जाती तो आज पाकिस्तान के ये मसाइल ना होते। सही, चलिए मजीद आपसे जानते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। शेख तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, एक तो हम इलेक्शन सियासी उसमें बात कर लेते हैं। एक लॉयर्स के इलेक्शन चल रहे हैं, वो भी गहमा गहमी है इस टाइम, क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह तैयारियां चल रही हैं? देखिए जी, इलेक्शन हमारे फरवरी, लास्ट सैटरडे ऑफ फरवरी को हाई कोर्ट के होने। अच्छा, ये भी फरवरी में ही है? हाँ जी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हमारे होते हैं सेकंड सैटरडे ऑफ जनवरी। तो दोनों तरफ गहमा गहमी है। बेसिकली इलेक्शंस जो हमारी बार्स के हैं वो ग्रुपिंग्स के हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बार के हमारे 3 कैंडिडेट्स हैं, 2 मेजर ग्रुप से हैं, एक तीसरा ग्रुप है। और हाई कोर्ट बार के इसी तरह 2 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट लास्ट टाइम लूज़ किया था, वो रिपीट कर रहा है। और एक जो कैंडिडेट हैं वो मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी पहले रह चुके हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब भी रह चुके हैं। वो एक धड़े से हैं, एक दूसरे धड़े से हैं। तो दोनों ग्रुप्स आपस में मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम जीतें। तो ये हमारे, क्योंकि हाई कोर्ट का जो है हमारी कॉन्सिक्वेंसी जो है वो 3 डिवीजन्स पर मुश्तमिल है। ये साहिवाल से रुझान तक का इलाका है। तो होता बड़ा टफ है कैंडिडेट के लिए कैंपेन करना। और फिर अब एक नया रिवाज जो पैदा हो गया है कि डोर टू डोर जाना। सही। उसके बाद एक नया रिवाज हो गया है पैदा के छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए हैं, उनके खाने करना। तो ये बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है कैंडिडेट्स को, क्योंकि जो रिवाज एक पैदा हो जाए उसको फिर ख़त्म नहीं कर सकते आप। अच्छा, ये खानों का क्या रिवाज है वैसे? खानों ये का मैं प्रैक्टिकली इसमें एक बात मैं बताऊं आपको कि खानों का रिवाज ये है कि अब हमारी मुल्तान बार की जो स्ट्रेंथ है वो 7,500 है। मैंने अपने बेटे की शादी की है। देखें, शादी में इंसान क्लोज रिलेटिव्स या दोस्तों को बुलाता है, ऐसे ही है। अब 7,000 बार को मैं खाना नहीं खिला सकता। अब मुझसे आधी बार के लोग इसलिए नाराज हैं कि जी आपने हमें शादी में नहीं बुलाया, क्योंकि वो पॉलिटिकल फंक्शन नहीं था। वो तो एक आपकी पर्सनल एक इवेंट है, हाँ, जिनके साथ होता है। लेकिन अब हर वोट देने वाला पहले ये राइट समझता है कि जी फलां खाने पर बुलाया था तो फलां कर खाने पर नहीं बुलाया। तो अगर उसको हम पॉलिटिकल इवेंट बना लें तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, कम से कम हमारे जो गेस्ट हैं हम नहीं संभाल पाएंगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि 5 नवंबर को मेरे बेटे का वलीमा था। सही। ये पर्सनल एक्सपीरियंस। लास्ट टाइम अब जो हमारा एक कैंडिडेट था उन्होंने शंग्रीला बारबेक्यू में खाना किया हुआ था, लेकिन तमाम बुकला खाने पर भी वोट नहीं देते। हमारे यहाँ बहुत अच्छे ऐसे बुकला भी हैं जो अपने ही फेयर से, रुझान से गाड़ी का किराया भी पे करके आते हैं, फ्यूल भी खुद डालते हैं और यहाँ आकर खाना खाना भी बर्दाश्त नहीं करते और वोट दे कर जाते हैं। रिजल्ट यानी कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वकला के इलेक्शन का रिजल्ट खानों पर हो। अमूमन खाना खिलाने वाले लूज कर जाते हैं और खाना में सर्व करने वाले जीत जाते हैं। और माशाल्लाह इस वक्त जो हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पहली मरतबा हमारी बार में ऐसे काम किए हैं कि हमें पता चला है कि हमारे प्रेसिडेंट राणा आसिफ सईद साहब के उन्होंने हमारी बार के लिए बहुत बेहतरी पैदा की है। सही। उन्होंने पॉलिटिक्स से हटकर उन्होंने साबित किया है कि वकला की अपनी एक जमात है, वो किसी सियासी जमात का अलाकार नहीं है। उन्हें जहां वकला का मफाद नज़र आया है उन्होंने वो काम किया है। इसी तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होता है, वहाँ पर हमारे 2 ग्रुप हैं, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, दूसरा हामिद खान ग्रुप है। जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है उसमें पहले आसमा जहांगीर साहिबा लीड करती थी, अब हमारे आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, एहसन भून साहब हैं, कल्बे हसन साहब हैं, ये लोग लीड करते हैं। सही। लेकिन उसमें तमाम जमातें शामिल हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप के सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। सही है। तारड़ साहब नून से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह आसमा जहांगीर जो थी वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन तो उसमें वकला की अपनी एक जमात है जिन्होंने वकला की फलाह बहबूद को देखना है। सही। और दूसरा हामिद खान ग्रुप है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये पीटीआई का ग्रुप है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उसमें दूसरे लोग भी मौजूद हैं। सही। हमारे मुल्तान में जो उसको लीड करते हैं हामिद खान ग्रुप को, वो खान बिरादरान हैं, वो वज़ाती तौर पर नून लीग के हैं। उनके अपने घर से नून लीग के टिकट पर एमपी का कैंडिडेट होता है। तो हमारे वकला जो है हम उनकी अपनी एक जमात जो है उसमें सियासी
एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व इसलिए नहीं होता कि उन्होंने वकला की फलाह बहबूद को देखना होता है। सही। अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है आपने, क्योंकि लॉयर्स का है तो इसमें तमाम लॉयर्स के हवाले से ही तमाम चीज़ें चल रही होती हैं कि किस तरह जो हमारे नौजवान वकला हैं उनकी फलाह बहबूद, और फिर जो मेरे ख्याल में बुजुर्ग हो जाते हैं उनके हवाले से भी होता है काम। अच्छा, अभी आप क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे मसाइल भी हैं, उस तरीके से यहाँ पर हमारे कचहरी के या कोर्ट के हवाले से जो है वो कितना काम हो रहा है? देखिए, हमारे वकला के लिए जो अब हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप, जो वकला का इंडिपेंडेंट ग्रुप है, उसने सबसे बड़ा काम किया कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स थे उन्होंने पिछले 10 साल से पैसे जमा करवाए हुए थे सोसाइटी के लिए, जो कि उनको जगह नहीं मिल रही थी। तो वो लास्ट ईयर इसी इंडिपेंडेंट ग्रुप ने वज़रिया शहबाज शरीफ साहब वो अलॉटमेंट भी ली, अलॉटमेंट लेटर्स भी लिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो कोई किसी सियासी पार्टी के ममनून या उन्होंने यानी कि अपना पूरा किरदार अदा किया वकला की फलाह के लिए। उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट भी हुई। अब वकला को बाकायदा वहाँ पर प्लाट्स मिल चुके हैं और इस्लामाबाद जैसे शहर में वकला को 1 कनाल का प्लाट 45 लाख रुपए में और 25 लाख रुपए में उन्हें मिला है 10 मरले का प्लाट। सही। हाँ, और वकला कॉलोनी यानी कि उन्होंने बनवा कर दी है। लेकिन इत्तफाक की बात ऐसी है कि लास्ट ईयर जो ग्रुप जीता था उसने पूरे साल में कोई काम ना कर पाए। 3-4 अरब रुपया अप्रूव हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, जो सिर्फ उन्होंने अना में इसलिए ना लिया निगरान हुकूमत से क्योंकि वो जो लास्ट ईयर जीतने वाला ग्रुप था वो हामिद खान ग्रुप था, पीटीआई से रिलेटेड था। निगरान सेटअप जो आ गया, जो निगरान सेटअप से पहले वो नून लीग का था या मिली जुली जमातों का था, इत्तेहाद बनकर आया, तो उन्होंने उनसे वो अप्रूव करवाना ही गवारा न किया। जिसका जो प्लाट वकला को 45 लाख में मिले थे वो उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए के भी बेचकर अपने घर बना लिए, जो एक ख्वाब होता है। फिर वही प्लाट 1-1 करोड़ रुपए का भी बिका। लेकिन अब दोबारा जो ग्रुप बरसर इक़्तिदार आया है उसमें झुकाव है, वो वकला की फलाह को देखते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं इसलिए उसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने जहाँ वकला के मफाद को देखा है इंडिपेंडेंट ग्रुप ने, उन्होंने उस मफाद को गेन किया है। उन्होंने ज़ाती या सियासी मफाद को नहीं देखा, उन्होंने वकला के मफाद को देखा है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं ये कहूँगा, पूरे पाकिस्तान में जितने बड़े होटल्स हैं उसमें वकला के लिए 40% कंसेशन है। जितनी बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकला के लिए मेडिकल टेस्ट करवाने पर कंसेशंस हैं। इसी हवाले से मैं ये बल्कि कहूँगा कि हमारे इन्होंने राणा आसिफ साहब ने, जो हमारे बार के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी बड़े बड़े स्कूल्स में वो की हैं थ्रू कमिश्नर्स के वकला के जो बच्चे हैं उनके लिए रियायत दी जाए। डीजी खान में वकला ने हिम्मत करके कॉलोनी ले ली है, तो अब मुल्तान वालों को भी चाहिए। और मैं ये बल्कि अब बजरिया रूही चैनल के ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि अब जो भी हमारी नई जो हमारे जो लीडरान मुकर्रर हों जो जीत कर आएँ, तो वकला के लिए कम से कम एक कॉलोनी जो है वो ज़रूर अप्रूव करवाएं, क्योंकि वो चाहे किसी भी जमात से हो, वो उन्हें ये देखना है कि वकला का फ़ायदा किस में होना है, उन्हें वो काम करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल में हर डिपार्टमेंट या हर प्रोफेशन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनको जो है वहाँ रिलीफ मिले या उनको सहूलतें जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। अच्छा, अभी जो है आपके, क्योंकि मंशूर को भी लेके नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए हैं, तो अभी क्या प्लान चल रहे हैं, फर्दर क्या तैयारियां चल रही हैं, इस हवाले से भी बताइएगा, क्या सोचा हुआ है उन्होंने? असल में यही है कि मियाँ साहबान भी इस बात पे कि महंगाई वाला इशू जो है आवाम का, कि वो आवाम के दर्द को समझते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला इक़्तिदार दे आवाम के तावन से, तो इंशाल्लाह ये जो आवाम के मसाइल हैं ना, इनको हम जड़ से उखाड़ फेंके और ये पाकिस्तान जो है ना इसको खुशहाली की तरफ लेके जाएं। इसे ये महंगाई के अजाब से जो है ना निजात दिलाएं और यहाँ तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो कि रुका हुआ था उसे दोबारा से हम शुरू करें। तो ये उनकी है कि चाहे वो अवामी सुई गैस के मसले हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, जो तरक्की के हैं, गलियाँ हैं, सड़कें हैं, ये जो आवाम की सहूलत के लिए जो भी
मंसूबे हैं ना, चाहे सेहत के हवाले से हैं, एजुकेशन के हवाले से हैं, जो चाहिए, जो और मज़ीद काफ़ी हद तक तो हमने काम किया, लेकिन इसमें मज़ीद गुंजाइश है। तो अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार दे इंशाअल्लाह, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में ये सारे मसाइल जो अवामी मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ज़रूर हल करेंगे। अच्छा, आपके हल्के के हवाले से भी बात करेंगे कि आपके हल्के में आप क्या मसाइल देखते हैं और वहाँ लोगों का क्या रुझान देख रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? असल में रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है हमारे हल्के में, क्योंकि जो हमारे इलाके आ जाते हैं जैसे शरीफपुर है, ये अंसार कॉलोनी है, ये इलाके, यहाँ सीवरेज के मसाइल हैं, तो ये सीवरेज के मसाइल भी इंशाल्लाह हल करेंगे। फिर और इसके अलावा भी हमारे हल्के में जहाँ जहाँ एजुकेशन के हवाले से है, वहाँ पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल हैं, उनको मज़ीद इजाफ़ा करके वहाँ पे कॉलेज बनाएंगे कि वहाँ की आवाम के मसाइल, और हमारा वो जो इलाका है पावर लूम्स का भी है, तो पावर लूम्स को क्योंकि बिजली के बिल वाली जो बात है ना, उसमें हम चाहेंगे कि उनके लिए रिलीफ लाएं और उनके लिए ये मसाइल हल हों, क्योंकि पावर लूम से मजदूर तबका रिलेटेड है, वो भी परेशान है, और इसी तरह फिर उनके मालकान भी परेशान हैं, तो ये इंशाल्लाह हम हल करवाएंगे। सही है। अच्छा, अभी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो है वो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मुकाबला भी होगा। देखने में आ रहा है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं उनकी अपनी एक्टिविटीज़ भी जारी हैं। यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी माशाल्लाह एक्टिव हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी चले, पहले तो आप लोगों का बड़ा गठ जोड़ एक दूसरे के साथ मोहब्बतें चल रही थी, अभी तो हमारी जमहूरी पार्टी है, गिलानी साहब भी हमारे मोहसन है पाकिस्तान के, तो लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी का ग्रास रूट लेवल पे ना वोट बैंक नहीं है, ख़ास तौर पे पंजाब में इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है ना वो नंबर 1 है। सही। हाँ। अच्छा, इसमें मजीद बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह अभी हम लॉयर्स के हवाले से देखें, जितने भी हमारे यंग लॉयर्स हैं उनके वैसे क्या मसाइल देखते हैं आप? यंग लॉयर्स को सबसे पहला मसला चैम्बर का होता है। जब एक वकील वकालत करके आता है तो सबसे पहले उसे बैठने के लिए ऑफिस चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बार में जगह नहीं थी। तो चैम्बर का, क्योंकि हमारे बार की यहाँ स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 7,500 है और चैम्बर्स बहुत कम है उसके मुकाबले में। सेकंड, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है कि उसको अर्निंग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लीगल एडवाइजरियाँ हैं, कमीशंस हैं, वो उन लोगों को ही मिलते हैं जो जिस पर मेरा इख्तलाफ है ज़ाती, कि जो नूरे नज़र होते हैं ओहदेदारों के। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने एक मरतबा एक रिक्वेजिशन बनाकर भेजी थी पंजाब बार कौंसिल में कि कोर्ट्स कमीशन जो मुकर्रर करती है वो कैटेगरी वाइज मुकर्रर करे, एक एक्सपीरियंस्ड के साथ एक जूनियर को साथ रखे। सपोज उसकी फ़ीस मुकर्रर करती है 20,000 रुपये, तो उसमें से चाहे 25% जूनियर को दे दें, उससे वो सीखेगा भी और ओबलाइज भी हो जाएगा। लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका तो मैं ये आपके ज़रिए से सजेशन भी दूंगा अपने अहदेदारान को कि इस ऐसी कोई तरतीब बनाई जाए कि जिसमें, क्योंकि सम टाइम हम कहते हैं कि जूनियर्स को कमीशन मुकर्रर किया जाए, जूनियर्स को ऑक्शनर मुकर्रर किया जाए, तो आगे से जवाब ये मिलता है कि उनको काम नहीं आता। मैं कहता हूँ कि एक सीनियर के साथ जूनियर को अटैच कर दिया जाए। जहाँ एक ऑक्शनर की फ़ीस 1 लाख रुपया है, अगर उसमें 25% उस जूनियर को मिल जाए तो उसको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो इस प्रोफेशन में उसको बुनियादी तौर पर बूस्टअप मिल जाएगा और दूसरे नंबर पर वो सीख जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मसला जो है जूनियर वकीलों के लिए, क्योंकि हमारे ही प्रोफेशन में अगर 7,500 वकील हैं तो तमाम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। कई लोग छोड़कर बिजनेस कर लेते हैं, मेडिकल रैप बन जाते हैं, जॉब्स कर लेते हैं। तो बड़े मायूस से नजर आते हैं जब कुछ टाइम के लिए आते, बड़े एनर्जेटिक होते हैं, आते हैं इस फील्ड में। क्योंकि इस प्रोफेशन में बुनियादी तौर पर देखें, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है ना, हमारी वो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है। हमारी 27 या 25 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी में टोटल 2700 वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं। उनमें चंद ऐसे हैं जिन्होंने, जब हमारी सोसाइटी, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सोसाइटी काटी, सोसाइटी में चंद प्लाट्स चंद बुकला ने बेचने के बाद उन्होंने बेईमानी कर ली।
उसके बाद उन्होंने ज़्यादा पैसे लेने के बाद पूरी बार को बदनाम किया। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए, अगर 2500 में से 2 लोग ऐसे निकल आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2498 भी ऐसे ही होंगे। सही है। तो हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छा प्रोफेशन भी कोई नहीं है इसमें, लेकिन मेहनत चाहिए। मेहनत और अगर लगन से, स्ट्रगल और दयानतदारी से अगर काम किया जाए तो इट्स अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि सीनियर्स जो हैं मोस्टली यंग लॉयर्स को रहता है कि जी सीनियर्स उस तरीके से बिहेव नहीं करते या उस तरीके से गाइड नहीं करते जिस तरह करना चाहिए उनको? देखें, जूनियर्स आने वाले आज के जो जूनियर्स हैं ना, वो खुद अपने आप को सीनियर्स से ज़्यादा एक्टिव समझते हैं। इंटरनेट का दौर है, गूगल का दौर है, सीनियर्स को इतनी एक्सेस नहीं है, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो रही है। सम टाइम सीनियर्स को नहीं पता होता, लेकिन जूनियर्स फौरी तौर पर क्लिक कर कर देख लेते हैं। इस वक्त हमारे पंजाब की पूरी तमाम लिस्टें कंप्यूटराइज हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो केसेस हमारे फिक्स होते हैं, इवन के सिंध के केसेस की तो आप जो इंटरम ऑर्डर्स हैं वो भी आप गूगल पर देख सकते हैं। सही। तो इसलिए जूनियर्स थोड़ा सा ये समझने लग जाते हैं कि शायद सीनियर्स को पता नहीं है, हमें ज़्यादा पता है। तो इस वजह से भी है। तो दूसरा, जो बच्चे आते हैं हाईली वाईफाई यानी कि हाई तबके से, उनके पेरेंट्स की तरफ से उन्हें ज़्यादा वो बेचारे लाडों से पले हुए होते हैं, तो यहाँ सीनियर्स की वो ताबेदारी नहीं कर सकते, जबकि उस्ताद के लिए से सीखने के लिए हर किसी का थोड़ा अपना उसको लेके। हाँ जी, देखिए, वो वालिदैन के तो लाडले ज़रूर होते हैं, लेकिन उस्ताद से सीखने के लिए उस्ताद की ताबेदारी ज़रूरी है। हाँ, मैं इसमें अपनी मिसाल दूंगा कि मैं इंतहाई सेल्फ मेड वकील हूँ। मैं कचहरी में जब एन हुआ था तो मेरी फैमिली में कोई वकील नहीं था, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्राडो भी है, CHR, यानी कि मेरे पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 3 बेटे लायर हैं, एक ने 12 लाख की है। लेकिन जिस दिन मैं पहले दिन कचहरी आया था तो मेरे उस्ताद के ये लफ्ज़ थे क्लर्क को कि ये नया बच्चा आया है, इसे इतना भगाएं कि ये भाग जाए। लेकिन चूंकि मेरे पास रास्ता कोई और नहीं था, मैंने वो बर्दाश्त किया, जो मुझसे काम करवाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज मुझे वो काम आ रही हैं चीज़ें। आप ऐसे कौन से केसेस को ज़्यादा देखते हैं? मैं ज़्यादा क्रिमिनल केसेस को देखता हूँ। क्रिमिनल केसेस को ज़्यादा देखता हूँ। मेरे साथ मेरे एसोसिएट हैं चौधरी असलम साहब, उन्हें भी 22 साल हो गए, मुझे 26 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, वो 22 साल से मेरे साथ हैं। सही। वो सिविल मैटर्स को ज़्यादा देखते हैं। तो इसी तरीके से फिर एसोसिएशन के तौर पर अब बेटा है मेरा उसामा, वो टैक्स को भी देख लेता है, कस्टम को भी देख लेता है। ताहिर है, वो क्रिमिनल में इंटरेस्ट लेता है। इसी तरह तलहा है, वो सर्विस मैटर देख लेता है। तो अब हम एक एसोसिएशन के तौर पर काम कर रहे हैं, उसामा ला एसोसिएट्स। तो इसलिए आपने अपने बेटों को भी इसी प्रोफेशन के साथ बाई चॉइस आए हैं। सही, बाई चॉइस आए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, जिस तरह अभी नून लीग के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अभी रिसेंटली ये है कि MQM के साथ जो है वो उन्होंने फैसला भी किया है कि उनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये है कि देखिए, MQM भी एक हकीकत ऐसी इनमें ना कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे MQM का काफ़ी होल्ड है। तो लामहला, क्योंकि आज जो पाकिस्तान के मसाइल हैं ना, कोई एक पार्टी अकेले भी उसको हल नहीं कर सकती। हमें अगर यूँ समझें कि पाकिस्तान की काफ़ी सारी पार्टियाँ मिल के, काफ़ी सारे ज़हन मिल के अगर काम करेंगे तो वो पाकिस्तान की बेहतरी होगी। इसलिए सिंध से अब MQM ने कल मियाँ साहब से मुलाकात की है, तो सिंध में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून और MQM मिल के इलेक्शन लड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, वो साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह अभी शेख साहब ने कहा ना कि उस्ताद वाली बात, तो इसमें सिर्फ वकला के हवाले से नहीं, हर शोबे में आपको उस्ताद चाहिए। तो यहाँ जैसे मुल्तान में हमने सियासत की, तो हमने सियासत में भी कोई उस्ताद होना चाहिए। तो सियासत के लिए भी कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए। बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका आइडियल होता है। यहाँ हमारे मुल्तान में मेरे आइडियल हैं सैयद जावेद अली शाह साहब, वफाकी वज़ीर, और इसी तरह हमारे चौधरी वहीद राही साहब, राणा साहब। तो हमने इन लोगों से सीखा है और इनसे रहनुमाई ली है, और इन्होंने हमेशा हमें यूँ समझे सपोर्ट की है। यानी ये वो ख़ानदानी लोग हैं, ना सिर्फ अगर मुल्तान की तरक्की के लिए, बल्कि मुल्तान के वर्करों के लिए, और सियासी लोग जो सियासत में आना चाहते हैं, इन जैसे लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की करेंगे।
अच्छा, अभी नई इस्तेहकाम पार्टी भी शामिल हो रही है, तो अभी इनके बारे में आपका क्या राय है? क्योंकि जाहिर सी बात है ये पार्टी अभी इलेक्शन में भी, ये भी पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी है और सारे सियासी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। आप नई पार्टी को वेलकम कर रहे हैं? वेलकम करते हैं जी उनको, बिल्कुल। हम तो जो भी पाकिस्तान में सियासी पार्टी आएगी हम तमाम पार्टियों को वेलकम करते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान को भी वेलकम करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग और उसके साथ ही इस्तेहकाम पार्टी भी अब शामिल है, पीटीआई भी शामिल होगी, क्या समझते हैं कितना मुकाबला सख्त होगा? नहीं, असल में ये है नून कि लीग कामयाब हो सकेगी इंशाल्लाह, क्योंकि जो हम आवाम के सामने लेके जाएंगे ना, हम आवाम के मसाइल का हल भी लेके जाएंगे और अपनी कारकर्दगी जो है ना, ख़ास तौर में मियां नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, वो भी आवाम के सामने लेके जाएंगे। कारकर्दगी की बेस पे है ना, मुस्लिम लीग नून को आवाम में समझता हूँ कि ज़्यादा लाइक करेगी और इंशाल्लाह हम वो जो इन्होंने एक लोगों को लॉलीपॉप दिया था सूबे के हवाले से, वो भी इन्होंने हल नहीं किया, वो भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही। सर मुस्लिम, ये तो खैर जनूबी पंजाब वाला तो हम बात करें सूबे की, तो सूबे की तो बातें बहुत पुरानी चल रही हैं, तो वो तो खैर हम कहें कि खाली एक हुकूमत ने 3.5 साल में वो तो हम कहेंगे कि लॉलीपॉप सब नहीं दिया। जनूबी पंजाब का तो वोट हमेशा इस पे रहा कि जी सूबा बना कर दिया जाएगा, लेकिन कभी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं। इंशाल्लाह अब इस पे भी इंशाल्लाह ना, इसको भी फोकस करना और इंशाल्लाह ये बन के रहेगा इंशाल्लाह। अभी क्या समझते हैं कि नून लीग का मंशूर क्या है? देखिए जी, हमारा जो मंशूर है वो तो हमारा पहले भी सारा कोई हमारा मंशूर है अवाम के मसाइल का हल, अवाम को महंगाई से, अवाम को बेरोज़गारी से, नौजवानों के लिए नौकरियां, सेहत के लिए, एजुकेशन की तो तरफ। ये नारे नहीं, इंशाल्लाह ये सारा कुछ इंशाल्लाह इस पे काफ़ी हद तक अमल हुआ भी है और मजीद इसी को फोकस करके इस पे अमल दरामद मुस्लिम लीग नून करेंगे। नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए तब हालात कुछ और थे, अभी जब वो वापस आए हैं तो हालात टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है, यहाँ के मसाइल भी अब डिफरेंट हैं, फिर हमारे यहाँ पर जितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मसाइल हैं। मतलब अभी हम मईशत के हवाले से बात करें तो मुआशी तो हमारी जो इस टाइम कंडीशन है वो सबके सामने ही है। डॉलर भी जो है वो कभी कंट्रोल है, कभी कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो आप नहीं समझते कि अभी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होगा और ज़रा टफ टाइम मिलेगा? असल में यह है कि क्या वो इलेक्शन, मियाँ साहबान से ना मेरी शुरू से ही एफिलेशन है, तो क्योंकि जब मैं जीसीपी में था ना तो मियाँ साहब को खुद कारोबारी हैं, तो ये हर चीज़ को फोकस करते हैं और माशियत को ख़ास तौर पे इनके लिए बहुत आसान है बनिस्बत किसी और लीडर के कि पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करना। क्योंकि हमने जब और सियासतदानों ने वो क्लेम किए थे कि 100 रुपये का डॉलर लाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो यही हमारी गवर्नमेंट नवाज शरीफ की थी कि इसाकदार साहब 100 रुपये का डॉलर लाए थे और ये इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूं, आए थे तो बहुत सारी महंगाई अब भी इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बात कर लें, यहाँ पर जो हाई कोर्ट के मसाइल हैं दोनों के डिफरेंट होंगे। अभी आप क्या देखते हैं, यहाँ पे जितने साइलिन आते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है, वकला की फलाह बहबूद के लिए तो काम हो ही रहा है, ये इलेक्शंस भी शायद उन्हीं के लिए, तो साइलिन को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? साइलिन को भी कोई फ़ायदा पहुँचेगा या सिर्फ वकला के? साइलिन को फ़ायदा पहुँचेगा कि जब जिस वक्त यहाँ पर जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। आज ही की बात है कि अब एक साइला शोर कोर्ट से बेचारी आई है, सुबह से बैठी है, जिस वजह से बेल मैटर के लिए बैठी है, सुबह से 1:45 बजे उसे पता चले कि उसका मैटर लेफ्ट ओवर हो गया। उसका बेटा जेल में बंद है, 2.5 माह से वो आती है बेचारी, उसकी हेयरिंग नहीं हो पाती। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कम अज़ कम हाई कोर्ट में 20 जस्टिस होने चाहिए, मुल्तान में 20 जस्टिस कम अज़ कम हो जितनी हमारी पेंडेंसी है, जबकि हमारे यहाँ 8 से 10 जजेस मुश्किल से होते हैं। तो इसलिए हमें जो है ना आवाम को भी रिलीफ देने के लिए हमें जो है समझता हूँ हमारे अहदेदारान को ये आवाज़ उठानी चाहिए, ये रिक्वेस्ट करनी भेजनी चाहिए कि हमें जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, ताकि कम अज़ कम या बिफोर टाइम बता दिया जाए, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि उन्हें कन्वे हो जाए। जो लोग बेचारे रुझान से आते हैं, किराया खर्च करके आते हैं, सुबह से बैठे हैं सारा दिन भूखे प्यासे, जहाँ पर पानी की बोतल भी
उन्हें डबल रेट पर मिलती है और वो शाम को रिजल्ट उन्हें मिलता है कि जी डेट हो गई है, तो वो बहुत मायूस कौन होता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए भी वकला जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए और कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अगर जिस केस की हेयरिंग नहीं होनी तो उस केस को पहले से इंटीमेट कर दिया जाए ताकि वो साइल आए ही ना, कम से कम वो बेचारा आए, क्योंकि जो जिसने रुझान से या जिसने साहिवाल से आना है तो वो कम से कम 9 बजे पहुंचने के लिए सुबह बेचारा 4 बजे निकलेगा, क्योंकि हर बंदे के पास अपनी कन्वेंस नहीं होती, कोई ट्रांसपोर्ट पर आता है, कोई बस पर आता है। तो इसलिए आवाम की फलाह बहबूद के लिए भी वकला को चाहिए कि आवाज़ उठाएं और ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें उन्हें बिफोर टाइम पता चल जाए कि आज उन्हें आना है या नहीं आना। अच्छा, अभी इसके साथ साथ अभी जिस तरह हम एक तो साइलिंग की बात करें, वकला की भी हो गई बात, हम ये कहेंगे कि जिस तरह अब क्राइम में भी इजाफा हो रहा है, आप क्योंकि इस तरह के केसेस भी देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा इस हवाले से भी जानना चाहूँगी कि इसको किस तरह रोका जा सकता है। इसमें भी कुछ हमारे जो कानून है या हमारी जो पॉलिसी है उस पर उस तरीके से तो कभी अमल दरामद, बदकिस्मती हमारी कानून तो हैं पर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। मैं ये समझता हूँ उसमें कानून में ना अमेंडमेंट होनी चाहिए। जैसे सपोज के अब कानून में 2022 में अमेंडमेंट हुई है नारकोटिक्स के केसेस में, उसमें सज़ाएं बहुत ज़्यादा कम कर दी गई हैं। जहाँ जिस पहले सज़ा चर्स की सज़ा 1500 ग्राम में थी, अब वो सज़ा 5000 ग्राम 5 किलो वाले पर वो सज़ा है, तो उसमें लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहाँ ज़मानत का कंसेप्ट था कि कोई अरेस्ट होता था कि अगर उस पर 1200 ग्राम है तो उसकी ज़मानत नहीं होगी, अब वो क्वांटिटी बढ़ाकर 5 किलो कर दी गई है। तो इस तरह क्रिमिनल लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कानून साजी की जाए जिससे कम से कम जराइम में कमी पैदा हो, या कम से कम एक क्राइटेरिया ऐसा बनाया जाए कि जिसमें बेगुनाह लोगों को जल्द रिलीफ मिले। ट्रायल जो है वो अर्ली बेसिस पर किया जाए ताकि अगर कोई गुनाहगार है तो वो सज़ा हो जाए और कोई बेगुनाह है तो वो खामखा में अंदर ना रहे। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा हुआ था, उस वक्त सीएम थे शहबाज शरीफ साहब। मैं बेसिकली मेरा कोई सियासत में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं हकाइक पर मबनी बात कर रहा हूँ। उस दौर में आप ये देखें कि जो डकैट्स थे उन्होंने चावलों की रेडियां लगा ली थी। उस दौर में ये हुआ था कि 10-12 डकैतियों वाले जिस पर केसेस होते थे उनका डिसीजन जल्दी हो जाता था फौरन। उस डिसीजंस की वजह से लोगों ने वारदातें बंद कर दी थी, स्पीडी ट्रायल था उनका। तो अब वो ट्रायल, वो डकैट्स ज़्यादा दिन अंदर रहते हैं, उसकी वजह से वो अंदर ही बैठकर कंप्लेनेंट को थ्रेट कर लेते हैं। थ्रेट होने के बाद वो बिजनेसमैन होता है बेचारा, उनके कुछ लोग बाहर होते हैं, वो आकर बयान दे देता है, वो बयान देता है, वो लोग बाहर जाते हैं, दोबारा वारदात करते हैं। इसी तरह नारकोटिक्स में जो अमेंडमेंट हुई है, मैं ये समझता हूँ अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए थी, जो मंशियात फरोशी जिसकी वजह से हमारी नई नस्ल बर्बाद हो रही है। हाँ। वो लोगों उनके हौसले बढ़ गए हैं। अच्छा, ये है ना, वही हमारी पुलिस की हम एक्टिविटीज़ देख लें तो वहाँ पर भी हम सवालिया निशान आ जाते हैं। फिर हमारे यहाँ जो पूरा एक सिस्टम है वो ही जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। इंसाफ की अगर हम बात करें तो अदलिया हमेशा कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो अदलिया पर से उठा है। आप देखें तो लोग कहते हैं इंसाफ मुहैया नहीं है, इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने में, इंसाफ की फराहमी में ना वकला भी रुकावट बनते हैं। अगर हम वकला भी रुकावट ना बने, सपोज जजेस कोशिश कर भी लें तो वकला चैम्बर में बैठकर कह देते हैं कि जी कसूर गए हुए हैं। सम टाइम बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि हम मुल्तान में बैठे हुए कह दें कि हम आउट स्टेशन है सिर्फ डेट लेने के लिए, तो वहाँ जजेस अगर रिलीफ ना दें तो हम में से ही चंद वकला ऐसे हैं जो फ़ौरन जाकर लड़ाई पर वहाँ पर हंगामा बर्पा कर देते हैं। तो इसलिए जजेस भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अदलिया के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि इन आवाम को जल्द रिलीफ मिले, ट्रायल जल्द हो। कानून साजी हुई है, उस कानून साजी पर अमल दरामद हम वकला भी रुकावट बनते हैं जो नहीं बनना चाहिए। अगर नई कानून साजी पर अमल किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों का रिलीफ बनता है उन्हें जल्द मिलेगा, जिन लोगों का नहीं बनता, जिनकी सज़ा बनती है उन्हें जल्द मिलेगी। क्योंकि अगर जज़ा और सज़ा का फैसला जल्द हो जाए तो क्राइम में बहुत ज़्यादा कमी पैदा हो जाएगी।
हमारे यहाँ वही ना केसेस, अब देखें कितने पुराने केसेस होते हैं, चाहे हम ज़मीनों के देख लें, कितने हम अगर किसी दादा ने किया है तो वो फिर कहाँ आपका बच्चा आएगा, फिर उसके बाद आपके बच्चे आएंगे, वो केस चलता ही रहता है उसका। तो कुछ लोग तो हिम्मत हार जाते हैं और वो बीच में से क्विट कर जाते हैं। मेरे जो पर्सनली एक्सपीरियंस में बात आई है कि सिर्फ एग्जॉस्ट होने की वजह से वो अपनी कीमती प्रॉपर्टीज छोड़ जाते हैं, सस्ती बेच जाते हैं। लिटिगेंट जो है वो सिर्फ लेट होने की वजह से, आखिर की वजह से जो है घबरा जाता है। अगर यही हम स्पीडी ट्रायल हो, जजेस की तादाद को बढ़ा दें। हमारे यहाँ पेंडेंसी इतनी है कि ये जितने जजेस मौजूद हैं इनके लिए पॉसिबल नहीं है। आज मैं एक बेल कर आया हूँ तो मेरा सेकंड नंबर था पोस्ट अरेस्ट बेल में। 47 अर्जेंट केसेस थे, 32 प्री अरेस्ट बेल्स थी, प्री अरेस्ट, और बाकी जो पोस्ट अरेस्ट बेल जो लोग जेल में बंद है वो सेकंड नंबर था, जिसकी बारी 2 बज कुछ मिनट पर आई है। सही। अब आप खुद देखें कि मेरे बाद जितनी बेलें थी वो लेफ्ट ओवर मीन कि वो दोबारा 14 दिन बाद डेट लगेगी। अब वो जो बंदा अंदर है जिसका डिसीजन नहीं हो पा रहा, हो सकता है वो रिलीफ मिलना हो सके। जो 14 मिनट की कैद भी अगर किसी को नाजायज़ हो तो वो जुल्म है। मैं ये समझता हूँ कि हमें जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए और ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि जो केसेस फिक्स हों उनकी कम से कम हेयरिंग यकीनी बनाई जाए। उनमें कोई केस ऐसा ना हो जो विदाउट अनहर्ड जाए, ताकि आने वाले को कम से कम जो भी फैसला होना है उसको फ़ायदा हो कि वो गया है तो उसकी रसाई, उसकी आवाज़ जज तक पहुंची है। वो ये ना सुनकर जाए कि जी हमारी बारी नहीं आए, मैं मायूस होकर वापस जा रहा हूँ। सही भाई, वही बात है ना, इंसाफ को की फराहमी को बेहतर करेंगे तो शायद हमारे माशरे में भी थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग आ सकेगी, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे, उनके केसेस के हवाले से भी कि कुछ उनको रिलीफ भी मिला है, अभी उन्होंने एप्लीकेशन भी दी हुई है, तो क्या इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, क्या चांसेस नजर आ रहे हैं? तो उन्हें लड़ना चाहिए, क्योंकि ये जितने केसेस हैं ना ये सियासी बेस और झूठ पर मबनी है। क्योंकि जज अरशद मलिक के बयान के बाद जो है ना, मैं समझता हूँ, और क्योंकि कानून को तो अपना बेहतर समझते हैं तनवीर साहब, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के केस झूठे हैं और इंशाल्लाह हम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि ये जो केसेस है ख़त्म होंगे और वो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ सकेंगे। अच्छा, आपने जो है एक, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका एक ताल्लुक भी है उनके साथ, आप काम भी बड़े अरसे से उनके साथ अटैच भी हैं, तो अभी आपकी जो सीटों के हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं ना कि वो आपको मिलेगी सीट या? देखिए जी, बात यह है कि हमारी पार्टी में और भी लोग हैं जो अरसा दराज से इसी पार्टी से रिलेटेड है। देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि मियाँ साहबान जो है हकदारों को ही टिकट देंगे जिनका राइट बनता है। अगर मैं तो इस चीज़ का हूँ, अगर कि मेरे साथ अगर कोई दूसरा मुस्लिम लीग की मुझसे बेहतर है तो मेरा ख्याल है कि उसको भी कंसीडर करना चाहिए। हम उसमें नहीं हैं, क्योंकि हम सब पार्टी के ही वर्कर हैं, पार्टी के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी मैं 27 दिन मैंने जेल काटी थी, तो इसी तरह हमारे और भी जो हमारे दोस्त हैं मुस्लिम लीग की, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी हकदारों को ही टिकट देगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पीटीआई को खैरबाद कहा और अभी बहुत सारे लोगों ने ऐलान भी किया कि वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, जो क्या एक्सेप्ट करेगी पार्टी? हाँ, वो ये है कि इलेक्टेबल लोग भी हमें चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अवाम में बहुत ज़्यादा जो है ना एक असर रसूख है कि वो इलेक्शन जीत चाहते हैं। इलेक्शन जीतने वाले भी हमें चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी उनमें से भी चंद लोगों को ज़रूर अप्राइज करेगी जो इलेक्शन जीत सकते हैं। सही सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? माशाल्लाह, एक तो बड़ा रूही चैनल जो है ना आपका, ये हमारा जनूबी पंजाब के लिए अवामी मसाइल के लिए सियासी हर शोबे में मैं समझता हूँ कि आपका चैनल इस टाइम नंबर 1 है। और दूसरा, आवाम के लिए यही हम कहेंगे कि आप नून लीग को वोट दें, इंशाल्लाह आपके मसाइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हल करेगी। मैं एक पैगाम देना चाहूँगा रूही चैनल की तवज्जो से कि अवाम में अदलिया को बदनाम ना किया जाए। जैसे सपोज नवाज शरीफ साहब के परपिचुअल वारंट थे, वो कैंसर मनसूख हुए, तो अवाम में अदलिया को बदनाम किया गया कि ये डील के ज़रिए हुए। मैं आपको मुकदमा नंबर बता सकता हूँ कि यहाँ जलीलाबाद में दही बल्ले वाला है,
उसके 7 साल से दायमी वारंट थे, परपिचुअल वारंट जिसको हम कहते हैं इश्तिहारी, वो मैंने रहमत अली साहब की अदालत से, एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत से एक एप्लीकेशन पर मनसूख करवाए हैं। ये एक हमारे कानून का हिस्सा है कि अगर कोई बंदा इश्तिहारी हो जाता है और जब वो अदालत में हाजिर आना चाहे तो हमारा कानून उसे रास्ता देता है, उसको अदालत तक जाए और वो इंसाफ ले। अगर ऐसा कोई रिलीफ मिलता है तो हमारी अदलिया को बदनाम ना किया जाए। अदलिया इंसाफ पर मबनी कानून के मुताबिक काम करती है। सही, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।